बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ PRC 1 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। और आज के लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एरिया पार्टनरशिप का एरिया पहले आपके कोर्स का पार्ट हुआ करता था किसी ज़माने में, जब ये पेपर लिखने वाला हुआ करता था। फिर इस एरिया को आपके कोर्स से रिमूव कर दिया गया और अब इस एजुकेशन स्कीम 2025 के अंडर इस एरिया को वापस आपके सिलेबस का पार्ट बना दिया गया। एंड दैट्स अ गुड थिंग एज़ वेल, क्योंकि आगे जाके हो सकता है कि आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अपनी ज़िंदगी के किसी पार्टनरशिप बिजनेस की भी अकाउंटिंग करनी पड़ जाए, तो उस समय के लिए जो है ना वो आपको तैयार रहना चाहिए और आपको बेसिक नॉलेज कम से कम होना चाहिए कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो ऑपरेट करता कैसे। कुछ कॉमर्स वाले हजरात थ्योरी की हद तक तो इंटर में A-लेवल्स में पढ़ के आए होंगे इस चीज़ के बारे में, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा खैर है, कोई मसला नहीं है। तो हमारे इस कोर्स में अकाउंटिंग के कोर्स की बात करूं तो बेसिक पार्टनरशिप के बारे में बातें मौजूद भी हैं और इनकी अकाउंटिंग भी मौजूद है। और अगर जब लॉ में आप इंशाल्लाह मेरे साथ आएंगे बिजनेस लॉ के अंदर, तो उसके अंदर तो पूरा एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसका जिक्र आपके इस कोर्स के इस चैप्टर के अंदर भी किया गया है। अच्छा, ये कोई अलहदा सा चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो चैप्टर है उसके अंदर ही एक एरिया ऐड हुआ है। तो मैं इसको अलग से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अलग से पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, हम इसको अलग से भी स्टडी कर सकते हैं। और जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर पे पहुंचेंगे तो आपको ये दोबारा पढ़ने की नीड नहीं होगी, बल्कि आप जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके साथ साथ अगर इस पार्टनरशिप के एरिया का कोई सवाल आता भी है तो वो आप बआसानी सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और वो हजरात जिन्होंने जनवरी के अंदर की तैयारी करनी है पेपर की, या मार्च में पेपर देने हैं, और जो पिछली स्कीम में नवंबर में या सितंबर में या जनाब जुलाई के अंदर प्रिपरेशन करते हुए आ रहे थे, पुराने लेक्चर्स उन्होंने प्रिपरेशन कर ली थी, तो उनके पास ये वाले लेक्चर्स अवेलेबल नहीं हो सकते थे पार्टनरशिप के। तो इसलिए डिसाइडेड कि इसको एक बार रिकॉर्ड करवा के बाकी सबको भी प्रोवाइड कर दी जाए। तो आसान सा एरिया, छोटा सा एरिया है, इसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज ख़त्म भी कर सकें, लेकिन अगर आज ख़त्म नहीं किया तो अ गुड एक्सटेंड हम इसको लेके चले जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, लेकिन आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक मेहमान खुसूसी क्लास में मौजूद हैं। उनका नाम है मोहम्मद अली खालिद, वो हमारे कोर टीम मेंबर भी हैं। कल के सेशन में बिज़नेस लॉ की क्लास के अंदर हारिस भाई से बात हुई थी हमारे कुछ कैफ़ के स्टूडेंट्स की कि अब 2 महीने के अंदर कैफ़ को कैसे अप्रोच करना है, जिनके पास 2 पेपर हैं, 3 पेपर हैं, 4 पेपर हैं, उनको तैयारी कैसे करनी है। अभी दिसंबर में खड़े होकर पेंडिंग लेक्चर्स कितने हैं, लेक्चर्स कब कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस कब करनी है, कैसे करनी है, क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना। लेकिन आज जो हमारे साथ टीम मेंबर मौजूद हैं इस क्लास में, मोहम्मद अली खालिद भाई, ये फाइनल्स के बिल्कुल करीब हैं। एक पेपर इनका कोई एक आध रह गया, वो करके इन्होंने इंशाल्लाह सीए फाइनल के अंदर जंप इन कर लेना है। हमारे कैफ के सब्जेक्ट्स में हमें असेस भी करते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स में, एंड अ ग्रेट एंड अ ब्रिलियंट इंडिविजुअल फ्रॉम KP के वो क्लास में मौजूद हैं। तो वो अभी यहाँ पे आएंगे, आपसे कुछ बात करेंगे, क्योंकि जो मैं रोज़ बात करता हूँ ना तो उसकी शायद इतनी वैल्यू आप लोग लेते नहीं होंगे कि यार तो ऐसी है, वही बोलता रहता है, आता है रोज़ एक बात करता है चला जाता है, ठीक है। ऐसा ही क्या है, हमने PRC जो पढ़ा है इंटर में पढ़ा है, हमने एक रात पहले पढ़ा था, 15 दिन पहले पढ़ा था, हम पास हो गए थे, ठीक है। हमारा फला फ्रेंड फलाना लेक्चर ले रहा है, वो ये वाला असाइनमेंट करते वो पास हो जाता है, बट कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अभी क्रिकेट खेलेंगे, अभी चाय पियेंगे, रात में थोड़ा पढ़ लेंगे, क्लास ले लेंगे, पास हो जाएंगे। PRC तो कुछ नहीं है, लोग ऐवी हवा बनाते हैं। तो इन सारी बातों पे जो अली भाई अभी आपसे थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा सा आपका दिमाग खोलेंगे, इंशाल्लाह होस्ट वाले ठिकाने आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है भाई। अली भाई आप आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं जैसे कि हुदैत भाई ने इंट्रो कराया, मैं मोहम्मद अली खालिद हूँ और मेरा कैफ़ का सिर्फ ऑडिट रहता है। मेरा सारा कैफ़ ARTT से है। अब जैसे PRC के स्टूडेंट्स हैं, PRC के स्टूडेंट्स के दिमागों में ये होता है कि यार हम जो है ये चीज़ें ऐसे ही पढ़ रहे हैं, कैफ़ में जाके हमने सारी चीज़ें रिपीट करनी है अकाउंटिंग के अंदर, जैसे आप लोग सोच रहे हो। तो अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था मेरे FSC के अंदर 887 नंबर थे, और आप लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो MD कैट छोड़ के इधर आए हैं CA के अंदर, और आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसीलिए आप लोग CA की तरफ आए। यार ये CA प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन है और कहीं ना कहीं हमें पहुँचा देगी, और MD कैट से बहुत अच्छी ये क्वालिफिकेशन है, जो कि आप लोग ये भी कह सकते हो कि अल्लाह पाक ने आप पे एक एहसान किया है, क्योंकि CA बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, को पता होना चाहिए ये चीज़। अब देखने में ये आता है कि PRC में जो स्टूडेंट है ना, वो असाइनमेंट्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा होता है, और उसको ये चीज़ नहीं पता कि यार उसने जो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं आगे वही चीज़ कह रही है उन्होंने। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि यहाँ पे मेहनत नहीं कर रहा, असाइनमेंट से पास हो रहा है, आगे जाके FR में उसे डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट नहीं करनी आएगी। अब मेरे इलाके से 2 बंदे थे, एक मैं था और एक मेरा दोस्त था जो कि मुझसे बहुत अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट था। अब वो जो था ना चीज़ों को बहुत आसानी से लेकर चलता था। भाई उससे मेरी डिस्कशन हो रही है, भाई वो कह रहा है यार मैं तो चल रहा हूँ, बस असाइनमेंट होती है वो पास हो जाएगा। उसको कोई कॉलेज था, उसने कहा था भाई हम आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे और आप पास हो जाओगे। वहाँ पे मैं था, मैं PRC के अंदर कैफ की जितनी स्टडी करता था 16-16 घंटे, क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मैं सारी कश्तियाँ चला के आया हुआ था।
देखो पीआरसी के लिए आपको जितना टाइम गिवन है ना, अगर आप नहीं कर पाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, समझ ही नहीं आएगी किधर जाना है, आंखों के सामने होगा अंधेरा। अभी तो आप लोगों को लग रहा है कि यार ये तो अभी मेरी पहली अटैम्प्ट है तो मैं तो कर जाऊंगा, फेल भी हो गया तो अगली अटैम्प्ट में दे दूंगा, बंदा फंसता जाता है। फॉर एग्जांपल इन केस आपने क्वालिफाई कर भी लिया तो आपका जो है 1 साल ज़ाया हो गया, जो कि आप 4-5 महीने के अंदर आराम से या 3-4 महीने के अंदर आराम से पीआरसी क्वालिफाई करते थे, आप 1 साल तक उसे ले गए। उसके बाद आपका कैफ का पीरियड शुरू होता है। अब कैफ का पीरियड शुरू होगा, वही असाइनमेंट आपके दिमाग में घुसी हुई है, FAR 1 में आएगी, आपसे FAR 1 होनी नहीं है, ठीक है। FAR 1 फेल होता रहेगा, आप लोगों का जो आपका सारा मोमेंटम था ना, सारा ड्रॉप होगा। आप सोचोगे यार मेरे जो है साल के 3 साल गुजर चुके हैं, ठीक है, अब मुझे ना CA छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा। आगे फेसबुक पे पोस्ट लगा दोगे मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझसे पेपर पास नहीं हो रहा है। उसकी सारी वजह ये है कि पीआरसी के अंदर आप लोगों ने मेहनत ही नहीं की। पीआरसी में आपने कहा यार एंड में जाएंगे, एक असाइनमेंट आएगी, टक 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 पेपर पास, ठीक है, आगे आप लोगों को कुछ नहीं पता आगे क्या होना है। आपसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, लेजर नहीं बनने, कैश फ्लो में आओगे यार ये क्या हो रहा है, टक 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 ये क्या हो रहा है, और सारा पीआरसी से पढ़ के आएगा। अब आप ये सोचोगे यार हमने तो पेपर में बैठना है, लेजर तो ड्रॉ करना ही नहीं है, तो हम यहाँ लेजर क्यों बना रहे हैं? घर जाके कोई प्रैक्टिस नहीं करता होगा, मुझे पता है कोई नहीं करता होगा लेजर की प्रैक्टिस, ना आप जाके जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस, क्या यार ये तो आना है, हमने तो बनाना तो नहीं है। लेकिन भाई वो MCQs पूछेगा, आप कर लोगे, रट्टा मार के जाओगे, कर लोगे। वहाँ जब आगे कैफ में जाओगे तो क्या करोगे? इसी तरह मेरा दोस्त था, वो इस तरह तुरम खान बनता था, ठीक है, उसने आराम से अपना टाइम ज़ाया किया। अभी भी उसके जो है कैफ 1 फंसा हुआ है, ठीक है, 2 पेपर पास है सिर्फ, और यहाँ पे मैंने ऑडिट 1 पेपर आया। मुझे कोई भी अटैम्प्ट नहीं पड़ी, सिर्फ कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन मैंने अपने आप को ब्रिलियंट स्टूडेंट बनाया। मैं एक स्टेज पे मैं चाहता था कि यार सारे लोग मुझसे चीज़ें पूछें, ठीक है, अपनी कॉलेज स्टेज में, लेकिन तब इतना कुछ आता नहीं था। लेकिन फिर मेहनत की और उसकी वजह से अल्लाह पाक का शुक्र है कि ARTT जो कि नंबर 1 कॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर, ओवरऑल पाकिस्तान, उसका TA बना, सर अहमद की नज़रों में आया। लेकिन कहने की बात यह है कि आप लोग को कॉन्सिस्टेंट रहना है, ये नहीं सोचना कि यार असाइनमेंट आएगी और हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे फंसते हो पीआरसी के अंदर तो 1 साल आपका इधर गया। कैफ में भी आप लोग को अगर ऑन एवरेज अगर आप लोग वहाँ बहुत एक्स्ट्रा मेहनत भी कर लो, 3 साल लग जाते हैं ऑन एवरेज कैफ करते हुए, 4 साल हो गए, ठीक है, 3.5 ईयर्स की आर्टिकलशिप, 7.5 उसमें भी पेपर निकले आने निकले, तो 8-10 साल तो आपके CA ही खा जाएगा। ऐसे नहीं करना, आप लोगों ने पीआरसी को अच्छे से लेके चलना है, अच्छे से मेहनत करनी है। अभी आप लोग जनवरी में इनकी अटैम्प्ट होगी या मार्च में अटैम्प्ट होगी जब भी, और न्यू एजुकेशन स्कीम है, तो जब भी न्यू एजुकेशन स्कीम आती है तो याद रखना चीज़ें आसान होती हैं। बट अब जो पिछले वाला सीन था ना, वो जो MCQs रिपीट हो जाते थे, अब वो नहीं होगा, अब चीज़ें चेंज होंगी, अब चीज़ें डिफ़िकल्ट आएंगी। तो आप लोगों को इन चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके चलना है, और आई होप सो आप लोग करोगे भी। बाकी आप लोग को क्वेश्चन है कैप से रिलेटेड, पीआरसी से रिलेटेड, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी सवाल नहीं होगा, नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मैं सच बता रहा हूँ, डिस्क्वालीफाई होगे, पीछे कुछ बचेगा भी नहीं। जो कश्तियाँ जला के आए थे वहीं पे वापस जाओगे, रोगे, लड़कियों की शादी हो जाएगी, बर्तन धोएंगी, रोटियाँ बनाएंगे, जो लड़के हैं वो जाएंगे मजदूरी करेंगे, फिर सोचेंगे अभी शादी क्यों नहीं हो रही, माँ बाप को तंग करेंगे, शादी करवा दो, 32 साल की उम्र हो जाएगी, फिर कोई एक कुंवारी लड़की मिल जाएगी, आ जाएगी, ठीक है, वो भी इसकी तरह होगी, शादी हो जाएगी, ज़िंदगी गुजर जाएंगी, बस अपने बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा, लाइफ ही नहीं होगी। हो सकता है बीच में कोई खुदकुशी भी कर ले, जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इतनी महंगाई है। तो ये रियलिस्टिक बातें हैं, आप लोग इस चीज़ पे हंस रहे हो, लेकिन रियलिस्टिक बातें ऐसे ही होता है। बच्चे नहीं पढ़ते, लड़कों पे तो इतनी जिम्मेदारी होती है, चलो लड़कियों के लिए क्या है, लड़कियों ने इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। अब अपने माँ बाप की लाइफ देख लो, जो झगड़े होते हैं सब हर घर में होते हैं, ठीक है, हर घर में होते हैं, हर बंदे को पता है कि मेरे माँ बाप कैसे रह रहे हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट बन जाओ तो सामने वाला आपको कुछ कह नहीं सकता, और नहीं बनोगे तो बर्तन धोगे, रोटियाँ धोगे, वही मांझे करने, और कुछ नहीं करना आप लोगों, और कोई काम नहीं है। तो इंडिपेंडेंट बनना लाजमी है, इसलिए ताकि आप लोग एक अच्छी लाइफ जी सको, ठीक है। और लड़कों को भी यही कहूँगा कि यार आप लोग थोड़ी मेहनत करो, आप लोगों पे इनसे ज़्यादा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने बहन भाइयों की, अपने माँ बाप की, जो उन्होंने आप पे इन्वेस्टमेंट किया। आपका बाप डेली जाता है यार, गर्मी में बैठ के करता है, आप यहाँ पे AC में बैठे हो, पता नहीं आपका बाप किधर मजदूरी कर रहा होगा बेचारा, आप लोग के लिए किधर मिन्नत तरले कर रहा होगा, किस तरह वो आप लोगों के लिए पैसे जोड़ के इधर फीस पे करता है, ये सिर्फ आप लोगों को पता है, हमें नहीं पता। तो इस चीज़ की बहुत केयर करनी चाहिए, और अपना एक रुपया बचाएं। अगर आप रजिस्टर की बजाय पेजेस पे लिख सकते हो ना तो वो भी करो, लेकिन ये है कि अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन रखो। ये नहीं है घर गए सो गए, पढ़ना नहीं, पढ़ो अच्छे से। अपनी अगर आपने अभी आदत बना ली ना पीआरसी में 8 घंटे तकरीबन पढ़ने की, आराम से कैफ में आप ये जो है इसको कंसिस्टेंट रखो, आप आराम से कैफ निकालोगे, पहली अटैम्प्ट में निकालोगे। मैंने को बताया मेरे 887 नंबर थे, 76 या पता नहीं कितनी परसेंटेज बनती थी, और वो भी फर्स्ट में नहीं, मैंने कोई 2-3 बार जो है उसको वो किया था, वो इम्प्रूव किया था, उसके बाद बने थे। लेकिन मेरा जो है कैफ भी पहली अटैम्प्ट में गया अल्हम्दुलिल्लाह, पीआरसी भी पहली अटैम्प्ट में गया।
तो सिर्फ कंसिस्टेंसी थी, हार्ड वर्क था। पीआरसी में बिल्कुल सीरियस लेके चला हर सब्जेक्ट, तो आगे उससे लिंकिंग होती रही। अब फॉर एग्जांपल आपका जो बिजनेस क्वांटिटेटिव मेथड वाले जो चैप्टर है, इसके अंदर आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू वगैरह ये सारी चीज़ें, ये सारी आपको MFA, FR1, FR2 हर जगह दिखेंगी। आप लोग इसको सीरियस ही नहीं लेते हो। मैथ्स है इसके बाद तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल बस खत्म। लीनियर प्रोग्रामिंग भी होगी आप लोग की, जहाँ तक मुझे लगता है वो आपके पास NPV में काम आएगी। आप लोग इधर नहीं करोगे, वहाँ पर टीचर नहीं पढ़ाएगा, टीचर ऊपर से करा देगा, समझ ही नहीं आएगी। पहले बता रहा हूँ, एंड तक बच्चा ये समझ नहीं आ रहा था ये प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये NVT क्या है, ये क्या है, ये एडवांस NVT क्या है, आपको समझ ही नहीं आएगा। आप यहाँ पे रट्टा मार लोगे, अच्छा ये पहले आ गया, एट स्टार्ट आ गया तो इसको कर लो। रट्टा नहीं मारना, अच्छे से करना। अच्छे से करोगे तो आगे भी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, वरना जो है फंसोगे, हर जगह फंसोगे, हर सब्जेक्ट में फंसोगे। बेस अच्छी होगी तो आगे इस चीज़ को अच्छे से कंटिन्यू कर पाओगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है? वो फिर भी PRC पढ़े, एग्जामिशन क्लेम कर दिए, सब करे, लेजर्स ड्रॉ करे, हर चीज़ करे। जिसकी एग्जामिशन भी है ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये जो क्वालिफिकेशन है ये आपके FSC, O लेवल, ये लेवल, वो बड़े बन रहे होते हैं, हमने पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हुआ कुछ भी नहीं होता, हुआ कुछ भी नहीं होता। जब वो जाते हैं ना कैप स्टेज में, उनको लग पता जाता है कि चीज़ें क्या होती हैं। PRC एग्जाम, आप PRC दोबारा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और ये नहीं सारे सब्जेक्ट्स की बात नहीं करें, सिर्फ अपना जो क्वांटिटेटिव मेथड है वो वाला सब्जेक्ट और एक अपना इंट्रो टू अकाउंटिंग, ये 2 सब्जेक्ट, बाकी छोड़ दें, मसला नहीं है। अगर बाकी एग्जाम है तो छोड़ दें, मसला नहीं है। ये 2 सब्जेक्ट लाजमी है। और क्वांटिटेटिव मेथड में भी कौन सा वाला, लीनियर प्रोग्रामिंग और अपना प्रेजेंट वैल्यू जो चैप्टर्स होते हैं ना, बिजनेस मैथमेटिक्स, ये वाले, और कोई नहीं, ये काम आएंगे, बाकी और कोई नहीं। बाकी जितनी PRC है, इकोनॉमिक्स है, वो आपको आगे काम आएगा, ठीक है। जो आपके पास BIA है उसके अंदर उसकी काफ़ी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वगैरह में, तो इन चीज़ों। अब ये देखो ये कितना लेट आ रहा है, आधा लेक्चर इसका हो गया होगा, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर पूछेगा हाँ सर आप ये किधर पढ़ाया था आपने। कम से कम आपको टीचर से 15 मिनट पहले आके क्लास में बैठना चाहिए। खैर, और कोई सवाल आप लोगों का? चलिए सेशन एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अली खालिद भाई आपका। एग्जामिशन से रिलेटेड एक सवाल आया था तो उसको मैं कंटिन्यू करके कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। मुझे बताओ इस वक्त किस किस सब्जेक्ट में एग्जामिशन अवेलेबल है? QM और अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स और उसमें नहीं, ITB में क्यों नहीं ली? ले लो। देखो, कुछ बेयर मिनिमम कंटेंट्स हैं हर सब्जेक्ट के जो तुम्हें पता होना चाहिए। जिसकी अकाउंटिंग में एग्जामिशन, उसको मैं कहता हूँ कि अकाउंटिंग में अगर एग्जामिशन है ना तो ले लो, पेपर नहीं दो। क्यों बोझ पालना है पेपर का, क्यों फॉरन स्ट्रेस लेना है? हाँ, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो मैं जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, वो जो क्लासेस हैं, भले वो 1.5 घंटे की क्लास क्यों ना हो, जिसमें सारा रिवाइज करवाया, अगर वो भी आता तो वेल एंड गुड, वो हैंड आउट कर लिया एक बार, ख़त्म, बेसिक्स कवर हो गई। डेप्रिसिएशन तुम्हें आना चाहिए, बुनियादी बेसिक्स आना चाहिए, ठीक है। इन्वेंट्री, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे कैरी होती है। इन्वेंट्री के अंदर कौन सी कॉस्ट आती है, कौन सी कॉस्ट नहीं आती, इतना पता होना चाहिए। बाकी आगे जो एडवांस एरिया है उसके फीफो, परपेचुअल और पीरियोडिक, बस मोटा मोटा ऊपर से चीज़ें बताएं तो ओके, वेल एंड गुड, ठीक है। अच्छा, फिर करेक्शन ऑफ एरर आता है। करेक्शन ऑफ एरर तुम्हें आना चाहिए। बैड डेट्स का तुम्हें पता होना चाहिए। अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट का तुम्हें पता होना चाहिए कि अक्रूवल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रीपेमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये नहीं है ना इंटर कॉमर्स में। कौन से बोर्ड में? इंटर बोर्ड में, कराची बोर्ड में, लेकिन इतना मज़े का कंटेंट नहीं है। करेक्शन ऑफ एरर तो चलो फिर भी बेसिक आइडिया होगा, लेकिन इतने मज़े का कंटेंट इंटर कॉमर्स में नहीं है। क्योंकि मैंने इंटर कॉमर्स खुद पढ़ा और पढ़ाया है, मैंने एक लंबे अर्से तक पढ़ा है। मेरे यूट्यूब पे जाके देखूंगा ना पुराने, जब मैं वो चूहा सा इंसान था, कोई 19 साल का, तो उस ज़माने के मेरे जूम के लेक्चर्स पढ़े हैं यूट्यूब पे। मैं ट्यूशन पढ़ाता था ऑनलाइन, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक काम का नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं QM की बात करूँ तो जैसे अली खालिद ने बोला भाई कि आपका प्रेजेंट वैल्यू वाले सब्जेक्ट जो टॉपिक्स हैं वो आपको आने चाहिए। अब बोलो इंडेक्स नंबर, फारग है, फेंक दो। प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, इतना ज़रूरी नहीं है, फारग है, ठीक है। और क्या क्या होता है बोलो भाई, बोलो ना। रिग्रेशन, कोरिलेशन, फारग है, कोई मसला नहीं है इतना। लीनियर प्रोग्रामिंग आना चाहिए, ठीक है। और हाइपोथेसिस बेकार है, काय स्क्वायर और ये और वो सारा फारग है, ठीक है। APGP भी फारग है, कोई यूज़ नहीं है इसका, ठीक है। हाँ, रिग्रेशन कोरिलेशन वो कह रहे हैं DSR में आ गया तो फिर वो देख लेना, ठीक है। इस तरह से मैथ्स के अंदर अगर आ जाओ
तो मैथ्स के अंदर फाइनेंशियल मैथ्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हाँ जी, डिस्काउंटेड कैश फ्लोस, हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा अहम है। तो इस तरह से मोटे मोटे टॉपिक जो है ना वो आपने देख लिए, रिवाइज कर लिए, दैट्स इट, ख़त्म बात, कोई मसला नहीं है। क्या मेरी बात समझ आती है? ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों के लिए ना थॉट प्रोवोकिंग मिनट्स से, ताकि तुम लोगों को झंझोड़ूँ। मुझे पता तुम लोग इंतहाई नॉन सीरियस चल रहे हो, और इस क्लास को जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया पिछले 1 हफ्ते से, मुझे अंदाज़ा हो गया तुम लोगों को देख के, तुम लोगों की तबीयतें देख के, कि तुम लोग ज़िंदगी को ना सीरियस नहीं ले रहे हो। अभी गुजरते गुजरते मार्च आ जाएगा, मार्च से पहले रमज़ान आ जाएंगे। सर रमज़ान में कैसे स्टडी करें, समझ नहीं आ रहा सर। रोज़ी की हालत में पढ़ाई होती नहीं है, शहरी के बाद अम्मी बोलती हैं बर्तन धो दो बेटा, वो धो के सोते हैं, अफ्तारी के बाद और बर्तन आ जाते हैं, तो समझ नहीं आता मैं पढ़ाई कैसे मैनेज करें, ठीक है, थक जाते हैं, ठीक है। फिर लड़के बोलेंगे यार सर आपको पता है रोज़े में तो सर होता कुछ है नहीं, पढ़ा नहीं जाता, और अफ्तारी के बाद पेट इतना भर लिया होता है कि हिम्मत नहीं होती पढ़ने की, तरावी होती है, और तरावी के बाद सर नींद आती है, सर आपको बताइए, तो हम सो जाते हैं। तो रमज़ान के अंदर ना क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है। मेरे लिए भी एक बहुत चैलेंज होता था, और मेरे टाइम पे तो फिजिकल क्लासेस होती थी, ऑनलाइन था भी नहीं, तो रमज़ान में भी रोज़े भी रखने हैं, फिजिकल क्लासेस भी लेनी है, बात समझ आ रही है। तो चैलेंजेस पे चैलेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जो कुछ बता रहा हूँ उसको कलम बंद कर लो, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको कलम बंद करके तुम अपने रजिस्टर में नोट कर लो, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आती है? इकोनॉमिक्स में एग्जाम्पशन मिली तो ले लो, इंतहाई फालतू सब्जेक्ट है, ठीक है। नहीं लो भाई, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मिल ली तो ले लो ना, क्या डिमांड सप्लाई देख लो क्या होता है। अच्छा, और वो डिमांड सप्लाई के अंदर जो फिर वो आखिरी उसके फिर एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं वो फारग है नहीं। हाँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, लेकिन वो कोर्स से निकाल दिया, फ़ायदा ही कोई नहीं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, बस पढ़ा हुआ है, बस मोटी मोटी डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से जो मोटे मोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, वो किसी टीचर के पास बैठ जाओ, आरिफ भाई के साथ बैठ जाओ, अली भाई के साथ बैठ जाओ, बता देंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। छोड़ दो लेक्चर्स, जो पास करने हैं वो पास कर लो यार, ठीक है। और वो दोनों मेहमान भी जो है ना वो हमेशा अवेलेबल नहीं है, 2 दिन के लिए अवेलेबल है, फिर लाहौर चले जाएंगे, ठीक है। एक लाहौर चले जाएगा, एक KPK चला जाएगा, ठीक है। चलो, और मैं तो हूँ ही फारिग, रहता यहीं हूँ, ठीक है। तो अपने पास हेडिंग डाल लो पार्टनरशिप अकाउंटिंग की। अच्छा जी, किसी को पता है पार्टनरशिप किसे कहते हैं? क्या कहते हैं, किसे कहते हैं बताओ? बस बिज़नेस कर रहे हूँ, इसके पीछे कोई नियत होनी चाहिए बिज़नेस के पीछे कि बिज़नेस क्यों करें। हाँ शाबाश, पूरी बात की ना, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग कोई कारोबार करें विद द इंटेंशन टू मेक प्रॉफिट, तो दे आर सेड टू कैरिंग ऑन अ बिजनेस। बात समझ आती है? तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब कारोबार करें इस नियत से कि वो इस बिज़नेस से क्या कमाएंगे, बोलो भाई प्रॉफिट कमाएंगे, तो फिर क्या होता है, बोलो भाई इस बिज़नेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। बिजनेस के 3 एग्जाम थे, पहली क्लास में बताया था, क्या क्या, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल ट्रेडर में अकेला मालिक, वही एक बंदा है जो बिज़नेस चला रहा है, वही सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, दुकान खोल भी वही रहा है, बंद भी वही कर रहा है, ठीक है, और सारी चीज़ें वही मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, फिर तुम्हें एक कॉन्सेप्ट याद होगा, सेपरेट बिजनेस एंटिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट किस किस के ऊपर अप्लाई होता है? अच्छा, नई बात बताई, सेपरेट बिजनेस एंटिटी, सेपरेट लीगल नहीं बोला। सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर्स, कारोबार अलग और इंसान अलग। तो ये तो सब पे अप्लाई होता है, चाहे सोल प्रोवाइडर हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो। लेकिन अगर मैं करूँ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो सेपरेट लीगल एंटिटी सिर्फ कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। क्या मेरी बात समझ आती है? अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि जनाब 2 दोस्त हैं, ठीक है, 2 दोस्त हैं, ये है जनाब आपके पास, टांगें थोड़ी टेढ़ी हो गई हैं इसकी, कोई मसला नहीं है, ये है मिस्टर ए और दूसरा बंदा है भाई मिस्टर बी, ठीक है। ये दोनों दोस्त इरादा करते हैं कि मिलकर हम एक कारोबार करेंगे और उस कारोबार से हम क्या कमाएंगे, बोलो भाई प्रॉफिट कमाएंगे। तो जनाब ये जो कारोबार करने जा रहे हैं इसे मैं क्या कहूँगा, क्या बोलो भाई, पार्टनरशिप बिजनेस। इसे मैं क्या कहूँगा, बोलो भाई पार्टनरशिप बिजनेस। अच्छा, और ये जो मिस्टर ए है और ये जो मिस्टर बी है, इनको मैं क्या कहूँगा, ये जो मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ये इस बिज़नेस के लिए क्या होंगे,
पार्टनर्स होंगे। तो हल्के क्यों बोल रहे हो, सही जवाब दे रहे हो तो जोर से लो, बोलो भाई क्या होंगे, पार्टनर्स। तो मिस्टर ए भी क्या है, बोलो भाई पार्टनर है, और मिस्टर बी भी क्या है, बोलो भाई पार्टनर है। अच्छा, अब इन्होंने अपने कारोबारों को कोई ना कोई नाम तो रखा होगा, जैसे बच्चा पैदा होता है ना इंसानों के यहाँ तो उसका नाम रखते हैं। तो वैसे जब आप कोई दुकान खोलते हो, आप कोई कारोबार करते हो, आप कोई कंपनी खोलते हो तो उसका नाम रखते हो। तो आपने इस कंपनी का, सॉरी इस बिज़नेस का नाम रखा ए बी ट्रेडर्स, ए बी ट्रेडर्स। तो ये जो ए बी ट्रेडर्स आपने अपने इस कारोबार का नाम रख दिया है, इसे मैं कहता हूँ फर्म का नाम। इसे मैं क्या कहता हूँ, बोलो भाई फर्म का नाम। इसे मैं कहता हूँ फर्म का नाम। अच्छा, और ये जो ए और बी ट्रेडर्स हैं, और ये जो ए और बी ट्रेडर्स हैं, इसे मैं कहता हूँ कलेक्टिवली फर्म। इसे मैं क्या कहता हूँ, फर्म। तो अगर मैं लुबे लुबाब बताऊँ, सारी डिस्कशन का समराइज करूँ, तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग कोई कारोबार करें इस नियत से कि वो इस कारोबार को करने के बाद प्रॉफिट कमाएंगे, तो मैं कहता हूँ ये कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस। इस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ये अलग अलग, इनका क्या नाम है, बोलो भाई पार्टनर्स। ये क्या है भाई, पार्टनर्स। अच्छा, जो ए बी ट्रेडर्स है ये क्या है, ये फर्म है, ये फर्म है, और इनका जो नाम है वो क्या है, ए बी ट्रेडर्स। बात समझ आती है, क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, अगली बात ये है कि ये जो पार्टनर्स है ना, ये पूरे साल काम करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, हो सकता है उसके बाद मेहनत मजदूरी के बाद इनके पास क्या है, बोलो भाई प्रॉफिट आए। तो ये प्रॉफिट क्या कर लेंगे, आपस में बोलो भाई डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर है? अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा ना सोल ट्रेडिंग रिवाइज करवाता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में क्या फ़र्क है, सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप से कैसे डिफरेंट हो सकती है। मुझे ये बताओ कि जो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता था, सोल ट्रेडर के, तो उसके अंदर तुम्हें याद है एक जगह एसेट आता था और एक जगह लायबिलिटी प्लस इक्विटी, और इक्विटी के अंदर मैं चलो बना के दिखाता हूँ ना। अगर मैं बात करूँ सोल ट्रेडर की, तो तुम्हें याद होगा यहाँ पे एसेट्स हुआ करते थे, ठीक है, और यहाँ पे लायबिलिटी हुआ करती थी, लायबिलिटीज एंड इक्विटी, ये लिखते थे ना हम, एंड इक्विटी, ऐसा ही होता था। अच्छा, और तुम्हें याद होगा कि यहाँ पे जब हम इक्विटी लिखा करते थे, तो अगर ये सोल ट्रेडर होता था, तो इसकी इक्विटी कैसे होती थी, यहाँ हम लिखते थे कैपिटल, ठीक है। और अगर मैं कैपिटल की वर्किंग करूँ पीछे जाके, लेट से मैं वर्किंग 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, और अगर पीछे जाके मैं वर्किंग करूँ तो मैं क्या करता था, इसमें ऐड करता था, क्या बोलो भाई, नेट प्रॉफिट ऐड करता था, और लेस क्या करता था, ड्राइंग लेस करता था, ऐसे ही होता था, और ड्राइंग लेस कर दिया करता था। तो मेरे पास लेट से ये कैपिटल था जनाब कोई 250 रुपये का, प्रॉफिट कमाया भाई मेरी जो फर्म है, मेरा जो बिज़नेस है सोल ट्रेडर वाला, लेट से 50 का, ठीक है, मैंने ड्राइंग की लेट से 20 रुपये की, तो मुझे बताओ मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा होगा, हाँ जी कितना आ रहा होगा, बोलो भाई 180 आ रहा होगा। ये 180 मेरा क्या है, बोलो भाई क्लोजिंग कैपिटल है, जो मेरी बुक्स में रिफ्लेक्ट कर रहा था। इन केस मेरा बिजनेस था सोल ट्रेडर का, कितना 280 आ रहा है, कोई बात नहीं 280 कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, क्या मसला है, 280 कर देते हैं, डन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरा बिज़नेस सोल ट्रेडिंग का नहीं है, और मेरा बिज़नेस है पार्टनरशिप बिज़नेस, मेरा बिज़नेस कौन सा है बोलो बच्चों, पार्टनरशिप बिज़नेस, तो क्या इसकी बैलेंस शीट अभी भी ऐसी बनेगी, नहीं, इसकी बैलेंस शीट अब ऐसे नहीं बनेगी, इसकी बैलेंस शीट में थोड़ा सा फ़र्क बोलो भाई आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। देखो यहाँ हम कर देते हैं पार्टनरशिप, ये मैं समझा रहा हूँ और फिर मैं आपको नोट से थ्योरी पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने कहा था ना आपसे कि हो सकता है कि आपके पेपर में सारी थ्योरी भी आ जाए, ऐसा ही है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या इसका कैपिटल भी ऐसे ही होगा, अच्छा बाकी सब तो वैसे ही होगा ना, एसेट भी उतने होंगे, लायबिलिटी भी उतने होंगे, मेरी फर्म की जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस की होगी वैसे ही हो सकता है मेरी पार्टनरशिप बिजनेस की भी हो। बात समझ आ रही है? फ़र्क कहाँ आएगा, फ़र्क आएगा कैपिटल में। वहाँ तो एक ही कैपिटल था, तो कैपिटल ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ऐसा ही है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ अलग अलग कैपिटल आएंगे। यहाँ मैं लिखूँगा भाई ये कैपिटल है मिस्टर ए का,
ये कैपिटल है मिस्टर बी का, और लेट से मैं वर्किंग डालता हूँ भाई, वर्किंग 1 के अंदर मैंने ए के कैपिटल की वर्किंग की हुई है, वर्किंग 2 के अंदर मैंने मिस्टर बी का कैपिटल डाला हुआ है। बात समझ आ रही है? तो इनके कैपिटल में अलग अलग करके यहाँ पे इक्विटी अपनी लिख दूंगा। तो सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ तो एक बुनियादी फ़र्क तो ये है कि सोल ट्रेडर के अंदर एक सिंगल कैपिटल अकाउंट होता था, उसी मालिक का, उसी बंदे के कारोबार का। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर चूंकि एक से ज़्यादा पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं तो एक से ज़्यादा कैपिटल अकाउंट भी इन्वॉल्व होंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, सोल ट्रेडिंग के अंदर अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट के अंदर अगर मैं देखूं सोल ट्रेडिंग बिजनेस को, अगर मैं देखूं सोल ट्रेडिंग बिजनेस को और अगर मैं देखूं पार्टनरशिप बिजनेस को, तो कितना फ़र्क आ जाता है कोई? देखो, सोल ट्रेडिंग के अंदर जो भाई बंदे ने कमाया ना, लेट्स से ये एक इंसान है मिस्टर सी, लेट्स से ये एक इंसान है मिस्टर सी, मिस्टर सी ने जो कुछ कमाया सारा खाया पिया हराम किया इसकी जेब में जाएगा, ये किसी के साथ कोई भी चीज़ शेयर नहीं करेगा, तो सारा का सारा प्रॉफिट अपनी जेब में लेके चला जाएगा और कैपिटल के अंदर ऐड कर देगा। ऐसा ही है जैसे ऊपर किया था इसने, सारा का सारा प्रॉफिट खुद की जेब में गया मिस्टर सी की और कैपिटल के अंदर इसने भाई बोलो ऐड कर दिया। लेकिन ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है ना, इसके अंदर बच्चों हमें पता है कि 2 पार्टनर्स आ गए थे हमारे पास। कौन कौन भाई? बोलो भाई। एक बंदा आ गया था मिस्टर ए और एक आ गया था मिस्टर बी। तो अब ये प्रॉफिट जो मेरी कंपनी ने, मेरी फर्म ने कमा लिया, मेरी पार्टनरशिप फर्म ने कमा लिया, ये दोनों के हिस्से में बटेगा। अब कैसे बटेगा? क्या इक्वल बटेगा? हाँ, इक्वल भी बट सकता है, या और कैसे बटेगा? हो सकता है इन्होंने आपस में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तय कर लिया हो। लेट से भाई मेरी फर्म ने पूरे साल मेहनत करी, मजदूरी की और प्रॉफिट अर्न कर लिया, और प्रॉफिट अर्न कर लिया 2,50,000 का, 2,50,000 का, और पार्टनर्स ने ये अग्री किया कि ये प्रॉफिट बांटेंगे इन द रेशो ऑफ 3:2। बात समझ आ रही है? 3:2। अच्छा, 3:2 क्या होता है? अब मैं उम्मीद करता हूँ बेसिक मैथ्स आती होगी, लेकिन मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ एट द सेम टाइम कि आपको नहीं आती। तो रेशो का मतलब ये होता है कि 3:2 रेशो का मतलब है कि इसके टोटल होंगे 5 हिस्से। कितने होंगे भाई? प्रॉफिट के टोटल होंगे 5 हिस्से, जिसमें से 3 हिस्से मिस्टर ए को मिलेंगे और 2 हिस्से मिस्टर बी को मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? प्रॉफिट के होंगे 5 हिस्से और इसमें से 3 हिस्से किसके होंगे? मिस्टर ए के, और 2 हिस्से किसके होंगे? मिस्टर बी के। तो ये जो 5 है ना, इसे मैं कहता हूँ सम ऑफ रेशोज़। क्या कहता हूँ? बोलो भाई, सम ऑफ रेशोज़। वैसे ये मैथ्स मेरी बहुत बुरी है, लेकिन आई होप कि मैं सही समझा सकूं। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ए का शेयर निकालना है तो मैं 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/5 कर दूंगा, ऐसा ही है। और अगर मुझे बी का शेयर निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5, कितना आ रहा है बताओ? ठीक है यार, माइनस कर लो ना सीधा सीधा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आती है? क्लियर है? तो प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी? बोलो भाई, प्रॉफिट शेयरिंग इनके अग्रीड रेशो में भी हो सकती है। अगर कुछ ना लिखा हो तो इक्वल हो सकता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा ज़्यादा पैसे लेकर आएगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। नहीं, एक बंदा हो सकता है अपनी कारोबार को ज़्यादा टाइम दे रहा हो, डे नाइट काम कर रहा हो, मेहनत मजदूरी कर रहा हो, उसका बड़ा नाम हो, कोई और रीज़न हो सकता है। तो इन दोनों के दरमियान जो भी एग्री हो गया, भले 10 में से 2 हिस्से इसके, 8 उससे उसके, कोई मसला नहीं है। जो पार्टनर्स ने एग्री कर लिया उस हिसाब से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या मेरी बात समझ आती है? अच्छा, क्या डिफरेंट होगा? हाँ, जैसे मैंने कहा ना, इनकी अगर बैलेंस शीट बनेगी ना, तो देखो यहाँ पे मिस्टर ए का कैपिटल और मिस्टर बी का कैपिटल जा रहा होगा। अब इनके कैपिटल्स में इनकी कारस्तानियाँ आ रही होंगी कि इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया। कैसे? मैं तो चलो तुम्हें बताता हूँ। अब अगर मैं इनके कैपिटल अकाउंट्स को देखूँ, अभी मैंने सिर्फ बुनियादी कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ और थ्योरी साथ साथ चला रहा हूँ। इसके बाद एक साथ हम नोट्स में जंप इन करेंगे और बोलोगे वाह, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी देख लिया। कैसे? अच्छा, अगर मैं कैपिटल की बात करूँ, चलो एक और डिफरेंस अगर मैं बताऊँ ना तुम लोगों को कैपिटल का, तो तुम लोगों को पता होगा सोल ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर, सोल ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर जो कैपिटल अकाउंट बनता है बिजनेस का, वो कैसे बनता है? वो ऐसे कुछ बनता है। एक कैपिटल आ रहा होता है, क्या? ओपनिंग, ऐसा ही है। लेट से 300 का, फिर पूरे साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। कितने का भाई? लेट से अज्यूम कर रहा हूँ सारे फिगर्स, 100 का। कुछ ना कुछ ड्राइंग की होगी, कुछ ना कुछ ड्राइंग की होगी, लेट से 50 की। तो मुझे बताओ ज़रा क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है इसका?
400, 400 माइनस 50, 350, ऐसा ही है, डन। तो ये जो इसका क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है ये इसकी बैलेंस शीट में जा रहा होगा। क्या मेरी बात समझ आती है? लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप बिजनेस में हर कैपिटल का मैं अलग अलग अकाउंट बनाऊंगा। लेट्स से मैंने एक अकाउंट बनाया मिस्टर ए का, दूसरा अकाउंट बनाया मिस्टर बी का, एक अकाउंट बनाया मिस्टर ए का, दूसरा अकाउंट बनाया मैंने मिस्टर बी का। अज्यूम करता हूँ मैं बिज़नेस का पहला साल है, कोई ओपनिंग नहीं है, ठीक है, कोई ओपनिंग नहीं है। अच्छा, मैं अज्यूम करता हूँ कि मिस्टर ए ने कैपिटल लगाया, मिस्टर ए ने कैपिटल लगाया इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो क्या एंट्री बनाई होगी बिजनेस ने? कैश डेबिट, मिस्टर ए का कैपिटल क्रेडिट। कितने से? लेट से भाई 100 रुपये से। लेट से भाई इसको मैं काम करता हूँ, मैं 100 रुपये की जगह इसको कर देता हूँ 4,50,000, ठीक है। अच्छा, फिर मिस्टर बी ने भी कुछ कैपिटल लाया। मिस्टर बी ने बोला हम किसी से कम नहीं, हम लेंगे 70,000 रुपये का, हम लेंगे 70,000 रुपये का। कैश डेबिट, मिस्टर बी का कैपिटल क्रेडिट, ये एंट्री बनी होगी। अब हुआ क्या होगा, इन्होंने पूरे साल में हिसाब किताब किया होगा, उस हिसाब किताब से कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकला होगा, वो प्रॉफिट इनके हिस्से में बटा होगा। ऊपर निकाला था बांटने के लिए हिस्सा, तो एक हिस्से में कितना आया था? 1.5 लाख, और बी के हिस्से में कितना आया था? 1 लाख। ऐसा ही है, वो 3 और 2 तो रेशो से ना हमारा। तो एक हिस्से में कितना आया था? 1.5 लाख, बी के हिस्से में कितना आया था? 1 लाख। तो मैं क्या यूँ कह सकता हूँ कि इसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 1 लाख और 1.5 लाख, 1 लाख और 1.5 लाख, कितना आया बताओ? कैरी डाउन 5.5 लाख, और इसका 2,20,000 धोबी, ठीक है, धोबी आ गया इसका। अब मुझे बताओ, अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो कैपिटल में क्या लिखूंगा? मिस्टर ए का कितना? 5.5 लाख, मिस्टर बी का कितना? 2,20,000। अब ये देखो, क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मिस्टर ए का 5.5 लाख और मिस्टर बी का 2,20,000? ये तो बहुत सिंपल था, ये तो बहुत सिंपल था। इसके अंदर मैंने सिर्फ ओपनिंग कुछ भी नहीं लिया, ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट करवाई और इनको इनके प्रॉफिट का शेयर बोलो बच्चों बांट दिया। इनको इनके प्रॉफिट का शेयर बोलो बच्चों बांट दिया। क्या मेरी बात समझ आती है? क्लियर है? चलो, किसी को कॉपी करना है? हाँ जी, पिक्चर लेनी है, कॉपी करना है, क्या करना है बताओ? पिक्चर लेनी है, ले लो। हाँ जी, चलो। वह तारीख गवाह है, ये जो पिक्चर्स ली जाती है ना, ये कभी रजिस्टर पे नहीं आती। आती हैं? नहीं आती ना? मुझे पता है, मोबाइल में से बंदा, हाँ ये तो है। चलो ओके, अब मैं यहाँ पे आपके लिए ओपन करने जा रहा हूँ पार्टनरशिप के नोट्स, ठीक है, ओके। अब जो ऊपर हमने बातें पढ़ी हैं ना, हम साथ साथ नोट्स से उसको टैली करते जाएंगे, साथ साथ हम नोट्स से पढ़ते जाएंगे। 14 सफ़ों के नोट्स हैं। कोशिश कर सकता हूँ कि आज ख़त्म कर दूँ, हो सकता है आज ख़त्म ना भी करूँ, हो सकता है कि आज हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। कुछ होमवर्क अल्लाह के वास्ते प्लीज़ यार कर लेना, ठीक है, हाथ जोड़ते हैं आपसे, ठीक है। और यकीन करो, इतना आसान टॉपिक है, इतना आसान टॉपिक बोलोगे यार ये क्या मजाक है, कुछ भी नहीं है, तो ईजी पीजी है। और तुम लोगों का मैंने मूड लाइटर करने के लिए पार्टनरशिप शुरू करवाया है, क्योंकि डेप्रिसिएशन पढ़ के तुम लोगों दिमाग बोलोगे यार बस करो यार, क्या डेप्रिसिएशन यार, ये वाला मेथड वो वाला मेथड, ये फार्मूला वो फार्मूला। आसान था, लेकिन वो चीज़ें इतनी सारी है ना कि बच्चे पागल हो गए थे। तो मैंने बोला चलो इनका मूड लाइटर करने के लिए, थोड़ा सा ना गिरने के लिए इनको पार्टनरशिप करा देना है, हल्का टॉपिक है, ठीक है। चलो, ये हुमैरा बाजी की फरमाइश है थी आप इन्वेंट्री करा दें, लेकिन जब मैंने डेप्रिसिएशन के बाद इनकी हालतें देखी ना, मैंने कहा अगर इन्वेंट्री करा दिया ना तो इनकी नमाज जनाजा का ऐलान फिर बाद में किया जाएगा, ये पागल हो जाएंगे। तो इनको पार्टनरशिप कराते हैं, फिर करेक्शन ऑफ एरर, बैड डेट, हल्का फुल्का चूचू पापा करके ना फिर इनको इन्वेंट्री कराएंगे, ठीक है। लेकिन जनवरी से पहले हो जाएगा, तुम्हारी टाइम से पहले हो जाएगा इंशाल्लाह, कोशिश है, ठीक है। चलो, यूनिट 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। आ जाओ ज़रा मेरे बच्चों, लड़कों लास्ट पढ़ेंगे, जिसकी आवाज़ आ रही है अभी हॉट सीट पे आने वाले हैं। हॉट सीट कहाँ गई? ये रही, ठीक है। कहते हैं
इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? कहता है पार्टनरशिप इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जितनी पार्टनरशिप होती हैं, दीज आर सब्जेक्ट टू रूल्स सेट आउट अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अल्हम्दुलिल्लाह कैफ और बिजनेस लॉ डायनामिक्स के कोर्स का पार्ट तो हम पढ़ाते भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर एक अच्छी खासी गिरफ्त भी है। लेकिन वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो बातें लिखी हुई है ना, उसका आपकी अकाउंटिंग से बस थोड़ा सा ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। कहते हैं ये जो लॉ है ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये डिफाइन करता है इस बिजनेस को एज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये क्या बात कर रहा है? कह रहा है भाई कैरिंग आउट कारोबार किया जा रहा है बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस लाइन का क्या मतलब है? वो कह रहा है भाई देखो, हो सकता है एक कारोबार ऐसा हो जिसमें मिस्टर ए भी हो, मिस्टर बी भी हो और मिस्टर सी भी हो, और ये तीनों कारोबार के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हों, एक्टिवली अपने कारोबार के अंदर बोलो भाई हिस्सा ले रहे हों। लेकिन सम केसेस में ऐसा हो सकता है कि भाई एक बंदा उठ के कहे, मिस्टर ए बोले यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो आउट हूँ, लेकिन मैं पार्टनर ज़रूर हूँ, पैसा लगाऊंगा, डिसीजन में पार्टिसिपेट भी करूँगा, लेकिन डे टू डे अफेयर्स का मैं नहीं देख सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम लोग मैनेज करो। तो भाई फिर ये दोनों बंदे मिलके सब पूरी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है कल को मिस्टर बी बोले यार मेरे पास भी काम नहीं है, मेरे पास भी और कारोबार है, मैं उसको टाइम दूंगा, सी एक काम करो तुम इन सबको देख लो, तुम मैनेज कर लो। तो फिर सी पार्टनरशिप बिजनेस को मैनेज करेगा, कैरीड ऑन बाय मिस्टर सी एक्टिंग फॉर ऑल। बात समझ आ गई? डन। अच्छा, अभी तो तुम हंस रहे हो ना यार, मिस्टर सी को कटा के चले गए, तो मिस्टर सी इतना ना बच्चा नहीं है, नन्ना मुन्ना काका नहीं है, ये ऐसे थोड़ी भाई कि बिजनेस ही मैनेज करेगा, देखेगा भी और वो दोनों सोते रहेंगे, मस्त दूसरे कारोबार देखेंगे। सी बोलेगा अच्छा बेटा ऐसा है, सैलरी दो मुझे, अब मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लूंगा, मैं सैलरी भी लूंगा, अब तू देख, अब तो मैं सैलरी भी लूंगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। कहता है पार्टनर्स एंड फर्म, persons who have entered into partnership with one another are called individually partners। ये अलग अलग क्या कहलाएंगे बच्चों? पार्टनर्स। कलेक्टिवली या क्या कहलाएंगे? बता दिया हमने। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन, वो क्या कहलाता है? पढ़ लिया था, आते ही बताया था, आ जाओ। कहता है पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में क्या फ़र्क है? अब देखो वो हम ऊपर न्यूमेरिकल एग्जांपल से देखकर आ रहे हैं ना, अब ये आपको देख के हंसी आएगी, बोलोगे यार ये क्या है, तो पता है मुझे, लेकिन अगर डायरेक्टली थ्योरी पढ़ाता, बोलते अरे यार कितनी थ्योरी, अकाउंटिंग में क्या थ्योरी आएगी, और ये सोचते लेक्चर आगे चले जाता और तुम चले जाते यार इतनी सारी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, किताब के अंदर कितने पेजेस हैं, कितनी हेडिंग है, कितने वर्ड्स हैं, इतना सारा कुछ मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं तो इतना लाइफ ख़राब हो गया। बात समझ आ रही है? अब आओ। कहते हैं बेसिस पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर। कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सोल ट्रेडर की बात करता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल ट्रेडर आर प्रिपेयर्ड फॉर अ सिंगल ओनर एंड डू नॉट इन्वॉल्व मल्टीपल कैपिटल अकाउंट्स। हाँ मालूम है, चल अभी तो पढ़ा है, ठीक है। पार्टनरशिप अकाउंट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप आर द सेम एज दोज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर विद द एक्सेप्शन ऑफ कैपिटल। क्या बात है, हमें पता है यार, वहाँ 2-3 कैपिटल आ सकते हैं, यहाँ एक ही आता है, ठीक है आगे आ जाओ। कैपिटल अकाउंट, सोल ट्रेडर हैज़ ओनली वन ओनर। क्या बात है यार, मुझे लगता था कि 10 होते हैं। देयर इज ओनली वन कैपिटल अकाउंट एंड ऑल द प्रॉफिट और लॉसेज बिलोंग टू द ओनर। वो याद है मिस्टर सी, सारा का सारा जेब में लिया और मार्केट से स्टार्ट। आ जाओ। A partnership has several business owners. The account must record the capital and profit attributable to each individual partner separately. याद है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में? Each partner usually contribute capital and shares in profit or loss. कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी? सोल ट्रेडर के अंदर तो कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती, जो प्रॉफिट कमाया सिंपल क्या हो जाएगा, बोलो भाई कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। जबकि पार्टनरशिप के अंदर ये प्रॉफिट तो बिलोंग करता है मोर देन एक इंसान को, और इसको हमें शेयर करना चाहिए टू अन अग्रीड मैकेनिज्म। हर एक बंदा, हर एक पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एडेड टू हिज पर्सनल कैपिटल अकाउंट। याद आ रहे वो टी अकाउंट बना के हमने उसका शेयर वहाँ ऐड कर दिया था। क्लियर है? ये डिफरेंस क्लियर है? इंशाल्लाह अब नहीं बोलते। आ जाओ आगे। प्रॉफिट और लॉस की एप्रोप्रिएशन। अब जब पूरा साल गुजर जाए, पूरे साल कारोबार हो जाए और एंड में आता है बंटवारे का टाइम, एंड में आता है प्रॉफिट के बंटवारे का टाइम, ठीक है। वो कहता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड।
कहता है द प्रॉफिट और लॉस फॉर द फाइनेंशियल पीरियड इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल रूल्स एज फॉर अ सोल ट्रेडर। कह रहे देखो प्रॉफिट वैसे ही निकलता है, कैसे, जैसे सोल ट्रेडर का निकलता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से लेस कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, भाई अमोर्टाइजेशन तो हर कोर्स में नहीं है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेस कर दिया, और कोई सर्वेयर की फ़ीस हो गई और इस तरह की कुछ चीज़ें हो गई जो टुच्चे मुच्चे खर्चे हो गए वो माइनस कर दिए, और सारी चीज़ें माइनस करने के बाद छोटे छोटे खर्चे, रिपेयर एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस, बिजली का एक्सपेंस, पानी का एक्सपेंस, गैस का एक्सपेंस, ये जो मिसलिनियस खर्चे हैं ये माइनस करने के बाद मेरा क्या आता है, बोलो भाई नेट प्रॉफिट। तो कहता भाई नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका तो बिल्कुल सेम है, कोई मसला नहीं है। हाँ लेकिन जो टोटल प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा ना वो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स के दरमियान डिवाइड करके उनके कैपिटल अकाउंट का पार्ट बोलो भाई बनाना पड़ेगा। ओके, कहते हैं कुछ एक्सपेंस नहीं, कुछ अमाउंट्स ऐसी भी होती हैं जो कि बिजनेस के प्रॉफिट से दी जाती हैं लेकिन वो एक्सपेंस नहीं होती, जो बिजनेस के प्रॉफिट से दी जाती है लेकिन वो एक्सपेंस नहीं होती, वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मिसाल के तौर पे पूरे साल मेरे बिजनेस ने कमाया और कमा के मुझे 4 लाख रुपए निकाल के दे दिए, ठीक है, 4 लाख रुपए निकाल के दे दिए। अब याद है वो बेचारा मिस्टर सी, वो याद है बेचारा मिस्टर सी जो अकेले बिजनेस को मैनेज कर रहा था, इसने कहा भाईजान बिजनेस के खर्चे निकालने के बाद सबसे पहले जो चीज़ साइड होगी ना वो मेरी सैलरी होगी, ऐसी बस मैं नहीं खेल रहा वरना ठीक है मैं छोड़ के चले जाऊँगा। तो बिज़नेस का पूरा खर्चा निकाल के जो प्रॉफिट बचेगा वो हम डायरेक्ट नहीं बांटेंगे, पहले मेरी सैलरी मुझे मिलेगी, ठीक है, उसके बाद आगे बात होगी। तो ये जो मिस्टर सी को उसके काम करने की सैलरी दी जा रही है, तनख्वाह दी जा रही है, एक फेवर दिया जा रहा है, एक एहसान नहीं टेक्निकली एक सर्विस उससे ली थी उसके पैसे उसको दिए जा रहे हैं बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। फिर जो बचेगा ना वो ओनर बांटेंगे। लेट से 4 लाख रुपए बिजनेस से कमाए, 50,000 सैलरी दी इसको पर मंथ, तो 3.5 लाख जो बचे अब वो तीनों में बांटे जाएंगे, चाहे इक्वल या चाहे एज पर अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन मैं करता हूँ ना प्रॉफिट से वो मेरा एक्सपेंस नहीं होता। अब मुझे बताओ क्या जो सैलरी है वो क्या बिजनेस का खर्चा है? नहीं, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। खर्चा तो वो होता है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को चलाने के लिए किया जाए, और जो पैसा ओनर लेके जाते हैं वो तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो बिजनेस अपने आप को सैलरी दे सकता है? नहीं दे सकता। क्या पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर अपने आप को सैलरी दे सकता है? नहीं, सैलरी नहीं दे सकता अपने आप को, लेकिन जो सैलरी उसको मिल रही है वो कहलाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि सैलरी लेना भी ऐसा समझा जाएगा कि जैसे ये प्रॉफिट बांटने का एक तरीका है। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो ऐसी चीज़ों को जो पार्टनर्स अपने घर लेके जा रहे हैं, भले वो सूद खा रहे हैं, भले वो सैलरी लेके जा रहे हैं, भले वो बिजनेस से कोई भी फेवर ले रहे हैं, तो उसे मैं कहता हूँ नोशनल अमाउंट की डिस्ट्रीब्यूशन। उसे मैं क्या कहता हूँ? नोशनल डिस्ट्रीब्यूशन। जो पार्टनर्स जो कुछ भी बिजनेस से घर लेके जा रहे हैं ना, ये बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा। हालांकि कैश फ्लो तो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, बिजनेस से चीज़ बाहर जा रही है, बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन ये मुझे बताओ क्या ये खर्चा माना जाएगा बिजनेस का? क्या ये बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा? नहीं, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ही है। डन। अब आओ, कहता है कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जैसे मैं कहता हूँ नोशनल अमाउंट शेयरिंग अमंग पार्टनर्स, जैसे किसी को सैलरी दे दी, किसी को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया। इट मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। कहता है ये प्रॉफिट और लॉस निकालते हुए अकाउंट फॉर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? देखो होता क्या है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह आपकी और मेरी दोनों की हिफाजत सूद से हमेशा हमेशा फरमाए, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझा देता हूँ। देखो अब होता क्या है कि कुछ पार्टनर्स जो है जब कारोबार करने आ रहे हैं तो वो कैपिटल लगा रहे हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि जितना कैपिटल बंदा लगा रहे हैं उतना ज़्यादा जो है ना वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रख ले, जो जितना कैपिटल लगाएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट लेके जाएगा। लेकिन हो सकता है कि पार्टनर ये कह दे कि यार देखो अगर मैं ये, अब इकोनॉमिक्स में एक टर्म पढ़ी होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पढ़ी है ना, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, ऐसे ही बताते हैं ना सर निशान, ठीक है। तो पढ़ा है ना यार मैंने भी, तो मुझे पता है। तो सर निशान जब आपको बताते हैं कि द नेक्स्ट बेस्ट वहाँ से रहे अभी तक यार, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, ये मुझे आवाज़ आई है 2019 से। ऐसे मैंने यूँ फ्लैशबैक किया ना, वो रोडी राठौड़ जैसे करता है ना, ऐसे यूँ फ्लैशबैक, तो फ्लैशबैक करके मैं 2019 की क्लास में पहुँच गया था उनकी। तो वो हंस ही जा रहा है यार, बस कर दे यार, ठीक है अली भाई। अच्छा,
तो पार्टनर कहेगा कि यार अगर ये पैसे मैं बैंक में रखता तो मुझे ज़्यादा सूद मिलता, अगर ये पैसे मैं किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता तो मुझे ज़्यादा सूद मिलता, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता, ज़्यादा प्रॉफिट मिलता, अगर ये पैसे मैं स्टॉक मार्केट में लगाता तो हो सकता मैं ज़्यादा रिटर्न कमाता, अगर ये पैसे मैं किसी सूदी बैंक में रखवाता तो मुझे ज़्यादा सूद मिलता। लेकिन वो सारे खर्चे, वो सारे पैसे मैं रोक के, वो सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगा के मैं अपने कारोबार में पैसे डाल रहा हूँ, तो मुझे मेरे कैपिटल में इंटरेस्ट चाहिए भाई। तो ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर मानी जाएगी, बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा। यानी कि जब मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ बिजनेस का, तो ये खर्चा बिजनेस के प्रॉफिट में नहीं डाला जाएगा, बल्कि प्रॉफिट के बाद डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही होगी। डन। कैसे? कहता है 1,20,000 का प्रॉफिट आया है, लेकिन 1,20,000 में से ये मैंने माइनस नहीं किया हुआ, ना मैंने पार्टनर की सैलरी माइनस करी है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया है। अब इस 1,20,000 रुपये में से लेट से किसी की सैलरी है 10,000, वो माइनस कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को देना है 20,000, तो ज़रा मुझे बताओ कितना बचा? 30 माइनस कर दिया, 90 बचा। तो ये 90,000 बाकी तीनों में डिवाइड होगा किसी न किसी रेशो में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसका जब मैं प्रैक्टिकल सवाल भी करवाऊंगा ना आपको इंशाल्लाह ताला सॉल्व, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। और फिर एक मैं करवाऊंगा, बाकी सारे आप खुद करोगे, यूँ हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। एक ही फॉर्मेट है, फॉर्मेट के ऊपर चीज़ें रखनी है, कल्ली वल्ली कैलकुलेटर ऑन करना है, सवाल करना है। ठीक है, आ जाओ। शेयरिंग द प्रॉफिट्स कहता है पार्टनर्स आर फ्री टू डिसाइड हाउ द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पार्टनरशिप इज शेयर्ड। द प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट आर स्टेटेड इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अच्छा, जो ये वादानामा करते हैं ना, जो ये अहदनामा करते हैं पार्टनर्स आपस में मिलकर कि हम कारोबार करेंगे और इसका इतना प्रॉफिट होगा, इसका इतना लॉस होगा, इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट। इसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप अग्रीमेंट। इसका एक और नाम भी होता है पार्टनरशिप डीड भी, उसे मैं प्यार से कहता हूँ। क्या मेरी बात समझ आती है? अच्छा, अब होता यह है कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम पार्टनर्स घर इक्वल पैसे लेके जाएं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिसका ज़्यादा कैपिटल होगा उसको ज़्यादा पैसा, जिसका कम कैपिटल होगा उसका कम पैसा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ये उमामा उठ के आगे आ जाओ, शाबाश, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। 3 दफ़ा देख चुका हूँ, 3 दफ़ा वार्निंग दे चुका हूँ देख देख के। ठीक है, चलो, क्या बता रहा था यार? हाँ, रिगार्डलेस किसी का ज़्यादा कैपिटल हो, किसी का कम हो, बस जो इन्होंने आपस में तय पा लिया, जो इन्होंने आपस में एग्री कर लिया, उस हिसाब से इनका प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डन। अच्छा, मेथड ऑफ शेयरिंग में कह रहा है, ये वाली बात कह रहा है द प्रॉफिट में बी शेयर्ड इन एन अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऑल्टरनेटिवली अ फर्स्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट में बी एलोकेटेड बाय नोशनल मेथड। कह रहा है जो पहले प्रॉफिट निकल आएगा ना, उसमें से पहले नोशनल मेथड से निकाली जाएंगी चीज़ें, भले सैलरी हो गई, भले सूद हो गई, भले कोई भी चीज़ हो गई। ठीक है, सच एज सैलरी टू पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच आर नॉट बिजनेस एक्सपेंस। बट एक तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का, और जो बच जाता है उसे मैं कहता हूँ रेजिडुअल प्रॉफिट। वो मैं बांट दूंगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसकी एक एग्जांपल आ रही है, ज़रा मेरे साथ देखो। कहता है, हाँ जी, नज़र नहीं आ रहा? अब आ रहा है? अच्छा, इसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा, बहुत अफसोस की बात है। नहीं, पीछे नहीं जाओ, इधर आ जाओ। तो जाओ पीछे जाओ। ये आवाज़ आ गई, ये वाली आवाज़ आ गई, चल बैठ जाओ। अब तुम्हारा नंबर है, क्योंकि 3 दफ़ा वार्न मैंने तुम्हें किया है देख देख के। ठीक है, और आखिरी बार तुमने रेंज में आ गई हो इसलिए। ठीक है, चलो। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग विदाउट नोशनल मेथड, यानी कि इसके अंदर कोई सैलरी नहीं होगी, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ऐसा ही है? आ जाओ। पढ़ो एग्जाम्पल। कहता है प्रॉफिट था 1,00,000 रुपए का, पार्टनर्स ने एग्री किया कि 3/2 के रेशो में बांट दिया जाएगा। तो बताओ सम ऑफ रेशो कितना आ रहा है? 5। टोटल प्रॉफिट के 5 हिस्से, तो ए का शेयर और बी का शेयर, 3/5 2/5। आ गया आंसर? क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 2, नोशनल मेथड। अब इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉफिट हो, सैलरी होगी, कोई ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है। कह रहा भाई प्रॉफिट कमाया मेरी कंपनी ने, मेरी फर्म ने कितना? 1,00,000 रुपये। पार्टनर ए की सैलरी थी कितनी? 20,000 रुपये, और रिमेनिंग प्रॉफिट में बांटूंगा 3:2 के रेशो में। तो मुझे ज़रा बताओ कि पहले प्रॉफिट कितना था? 1,00,000, उसमें से पहले क्या दिया जाएगा? सैलरी। तो बचेगा कितना? 80। जो 80,000 है ये बांटा जाएगा, ये 80,000 है ये बांट दिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 48 और 32। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मुझे बताओ ए के हिस्से में टोटल कितना आया? 68। क्यों भाई? पहले सैलरी मिली और फिर प्रॉफिट का हिस्सा मिला। और बी के हिस्से में क्या आया? डन, पक्की बात है, क्लियर है, इजी पीजी है। अभी हम सवाल करेंगे तो
चंगा मंगा हो जाएगा। आ जाओ, अब वही वाली बातें आ रही हैं। कहते हैं हो सकता है कि आपने आपस में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तय कर लिया हो, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तय पा गया हो आप दोनों के दरमियान, तो फिर आपने उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बोलो भाई क्या करना है, प्रॉफिट को बांट देना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डज नॉट नेसेसरीली फॉलो कैपिटल कंट्रीब्यूशन। हो सकता है एक बंदा इतने ज़्यादा कैपिटल लेकर आए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फिर भी इक्वल मिल रहा हो। एक बंदा ला रहा है 4.5 लाख, एक बंदा ला रहा है 50,000, क्या ये कहीं से इक्वल है? कहीं से भी इक्वल नहीं है। लेकिन हो सकता है इनको प्रॉफिट का शेयर इक्वल मिल रहा हो। सर ऐसा क्यों, ये तो गलत है। अरे भाई जब मियाँ बीवी राजी तो क्या कहेगा, काजी वाली मिसाल है ना, जब पार्टनर्स ने आपस में तय कर लिया कि इनको इक्वल चाहिए तो इनको इक्वल चाहिए, तो आपको क्यों मसले हो रहे हैं? आपके घर में क्या हो रहा है ये आपका कंसर्न है, पड़ोस वाली आंटी का कंसर्न नहीं है। तो पड़ोस वाली आंटी को इससे क्या बात समझ आती है, तो वही वाली बात है। चलो पढ़ लो एग्जाम्पल। डन। क्या चीज़? 20 और 10 है। चलो कहते हैं नोशनल अमाउंट। यार इतनी दफ़ा हम माशाल्लाह पढ़ चुके हैं, इसको तो तुम्हें देख के मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुरा दो देख के इसको, गिव इट अ स्माइल। कहता है ये जो सैलरी दी गई है ये मैंने एडजस्ट की है थ्रू एप्रोप्रिएशन और इसको बिजनेस का एक्सपेंस। डन, पक्की बात है। हाँ भाई उठ जाओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। यार आ रहे हो नहीं आ रहे हो ये बताओ, जल्दी आओ, उठो। उठ रहे हो नहीं उठ रहे हो? बात सुनो, तुम बैठ जाओ, उमामा वापसी आगे आ जाओ। और इस बार तुम आओ, इस बार तुम आओ। तुम हंसी हो, खा लो कसम नहीं हंसी हो। हाँ उठो 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 उठो, आ जाओ। ठीक है वालेकुम, ठीक है चलो। जो बोलता है ना वो ही फंसता है। ठीक है चलो। क्या चीज़? नहीं, प्रॉफिट उतना ही रहेगा, प्रॉफिट उतना ही रहेगा, प्रॉफिट नहीं चढ़ा जाएगा, बिजनेस का एक्सपेंस ही माना जाएगा ना। तो वो जो 1.5 लाख रुपए है अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है 1.5 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट होगा। डन। अच्छा मैं इसका सवाल समझ गया, वो क्या कह रही है? कहती है प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरी था 1.5 लाख, पार्टनर सैलरी कितनी है 30,000 रुपये, तो प्रॉफिट नहीं छेड़ूंगा मैं, प्रॉफिट नहीं छेड़ूंगा। बात समझ आ रही है? अब ये कितना बच गया 1,20,000 रुपये। बांटूंगा तो मैं 1,20,000 को, लेकिन इसकी वजह से मैं प्रॉफिट कम नहीं करूँगा बिजनेस का। प्रॉफिट तो 1.5 लाख ही था। बात समझ आ रही है? प्रॉफिट बिजनेस का 1.5 लाख ही था। चलो नोशनल अमाउंट शेयरिंग, फर्स्ट शेयर ऑन प्रॉफिट। अब ये एक एक करके ना आ रहा है कि भाई नोशनल अमाउंट कौन कौन से हो सकते हैं। अब तक हमने कितने नोशनल अमाउंट डिस्कस कर लिए? एक सैलरी डिस्कस कर लिया और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्कस कर लिया। अब हो सकता है इसमें एडवांस भी ऐड हो जाए, हो सकता है इसमें कमीशन भी ऐड हो जाए, हो सकता है इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाए जिसे मैं कहता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, मतलब आप ड्राइंग भी करो आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आप ड्राइंग करो आपको सूद चार्ज करेंगे, पैसा वापस करो उतना। जैसे आप अगर कंपनी को एडवांस देते हो, सॉरी कंपनी मेरे मुंह से यार सॉरी बार बार इसलिए निकलता है क्योंकि कंपनी से एक पढ़ा के लॉ पढ़ा के वो मुंह पे कंपनी चढ़ा हुआ है। ठीक है तो समझ जाना फर्म की बात कर रहा हूँ। चलो आप अगर फर्म को एडवांस दे रहे थे, ज़्यादा कैपिटल दे रहे थे तो सूद चार्ज कर रहे थे ना। तो फर्म ने भी एक रूल बना लिया कि जो पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे ना उस पर 10% सूद चार्ज करेंगे हम, यानी कि जो जितनी ड्राइंग करेगा वो उतना % इंटरेस्ट फर्म को वापस बैक करेगा, पे बैक करेगा, वो उसके प्रॉफिट में से माइनस कर दी जाएगा। वो खैर मैं भी आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है चलो सैलरी। कहते हैं वन पार्टनर में हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन दी अदर्स। इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनरशिप सैलरी में भी गिवन सैलरी इज डिडक्टेड बिफोर शेयरिंग द रिमेनिंग प्रॉफिट। बोलता है भाई 1 लाख था, सैलरी 20,000, तो अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा ना 80,000 ये मैं शेयर करूँगा। डन।
चलो नोशनल कमीशन कहते हैं हो सकता है भाई कि हम ना कमीशन बेस्ड मॉडल रख लें कि जो जितनी सेल करेगा, जो जितने कस्टमर घेर के लाएगा, जो जितनी अच्छी प्रोडक्ट को पिच करेगा, जो जितनी अच्छी सेल्स करेगा पार्टनर, वो उतना ज़्यादा कमीशन का हकदार होगा। कहता है कमीशन और परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस में बी गिवन टू पार्टनर्स। ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है प्रॉफिट शेयर करने का। इसको मैं डिडक्ट करूँगा बिफोर शेयरिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। बात समझ आती है? यानी कि अगर मेरा प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख रुपये, ठीक है, 1 लाख रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, सैलरी दे दी, कितना बच गया? बोलो भाई 80,000 20 हज़ार की सैलरी दे दी, 80,000 बच गया। 80 में से मैंने अब जो है ना कमीशन माइनस कर दिया 15,000 का, कितना बच गया? 65,000 बच गया। तो 65,000 अब मैं बांटूंगा बाकी लोगों में। डन। अच्छा देखो एग्जांपल आ गई, आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं अलाउड व्हेन पार्टनर्स कंट्रीब्यूट अनइक्वल कैपिटल। कोई ज़्यादा कैपिटल ला रहा है, कोई कम कैपिटल ला रहा है, तो बंदा बोलेगा ना भाई द नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर गॉन, तो जो मैं छोड़कर आया हूँ उसके ऊपर मुझे क्या चाहिए? बोलो भाई सूद चाहिए है। ये रेट डिपेंड करेगा अग्रीमेंट के ऊपर, जो आपने आपस में बाहिमी मुशावरत से तय कर लिया होगा, तय पा गया होगा, उस हिसाब से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर सकते हो। ए का कैपिटल था 1 लाख, इंटरेस्ट उसने बोला भाई मेरे को 10,000 रुपये का इंटरेस्ट चाहिए 10% के हिसाब से, तो ये इंटरेस्ट मैं एडजस्ट कर दूंगा प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन में, जो बचेगा वो बांट दूंगा। डन। चलो तीसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया जाता है टू डिस्करेज एक्सेस विड्रॉल, यानी कि ऐसा तो फिर अगर मैंने ड्राइंग अलाउ कर दी तो जब जिसकी जो मर्जी आएगा पार्टनरशिप के उससे निकाल के चला जाएगा चीज़ें, हालांकि वो अपना ही शेयर कम कर रहा होगा। अगर कोई ड्राइंग करता है लेट से 20,000 रुपये की, मिस्टर ए ने ड्राइंग कर दी, उसको साल के एंड में प्रॉफिट बटा 80,000 रुपये का, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? 80 मिलेंगे पूरे पूरे? नहीं, कितने मिलेंगे? 60 मिलेंगे। हालांकि उतना ही शेयर कम कर रहा है, लेकिन फजूल में पैसे तो उठा के लेके जा रहे हैं ना। तो इसको डिस्करेज करने के लिए कहा जाता है कि ठीक है अगर आप ड्राइंग करोगे तो हम आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, पीनलाइज करने के लिए, सज़ा देने के लिए, ताकि आप कम से कम ड्राइंग करो। तो जब आपको प्रॉफिट बांटा जाता था तो आपका शेयर बढ़ जाया करता था। अब जब आपका प्रॉफिट कम किया जा रहा है तो फिर आपको शेयर आपका कम हो जाएगा। मैं एक टी अकाउंट बना के ना इन सारी चीज़ों को समराइज करूंगा, बेहतरीन चंगा समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो। कहता है इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल टू ईयर एंड, इंक्रीज कर देता है डिविजिबल प्रॉफिट। इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि पे बैक करेगा ना फर्म को। चलो, कहता है ड्राइंग 20,000, इंटरेस्ट चार्ज 2,000, तो 2,000 मैं क्या कर दूंगा? ऐड बैक कर दूंगा प्रॉफिट के अंदर। डन। अच्छा, कहता है इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट, अगर सवाल तुम्हें ना बताए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, अगर सवाल तुम्हें कुछ ना बताए तो फिर यूँ मान लेना कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर आपने कोई अग्रीमेंट ही नहीं किया हुआ ना, पार्टनरशिप बिजनेस बना लिया, खड़ा कर दिया, कारोबार भी कर रहे हो, कमा भी रहे हो, दे मार साढ़े चार, प्रॉफिट भी आ रहा है, अभी पूरा साल ख़त्म नहीं हुआ, और आपके आपस में कोई चीज़ें एग्री हुई नहीं है कि प्रॉफिट कैसे बैठेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, सैलरी होगी नहीं होगी, तो पार्टनरशिप के ना जनरल रूल्स अप्लाई होंगे। और जनरल रूल क्या कहते हैं? वो बोलते हैं भाई प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं अलाउ होगा, सैलरी पार्टनर को नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर कोई बंदा कैपिटल के ओवर एंड अबव, कैपिटल के ओवर एंड अबव बिजनेस को कोई एडवांस देता है तो उसको उसके ऊपर सूद मिलेगा 6% पर एनम का। यानी कि कैपिटल तो लगा दिया, अब बिजनेस को लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर बिजनेस बाहर से लोन लेगा तो उस पर ज़्यादा सूद पे करेगा बैंक को, ऐसा ही है। तो पार्टनर ने बोला मुझे सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझसे लोन ले लो यार, मुझसे एडवांस ले लो। आगे देखना है, पीछे नहीं देखना, आगे मुड़ जाओ। क्या यहाँ देखना है? अच्छा, तो पार्टनर ने कहा यार मुझसे एडवांस ले लो। तो अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को एडवांस दे दिया तो पार्टनर इस बात का हक रखता है, इख्तियार रखता है कि वो इस पर इंटरेस्ट चार्ज कर ले 6% पर एनम का। इतनी हंसी क्यों आ रही है? जोक चल रहा है? हाँ, क्या चीज़? फिक्स अमाउंट 6% की, ऐसा ही है। कोई जोक तो नहीं है ना आज? बबल का है? नहीं है ना? खुद भी नहीं खिलाई, मुझे भी नहीं खिलाई। चल, ए एंड बी का प्रॉफिट था 60,000, नो अग्रीमेंट, तो हर बंदे को क्या मिलेगा? 30,000। डन। अच्छा, अब सिवाय एक आध चीज़ के थियोरेटिकल हमने सब कुछ पढ़ लिया है, सिवाय एक आध चीज़ के थियोरेटिकल हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम डायरेक्ट कूदेंगे प्रैक्टिस पे, डायरेक्ट कूदेंगे किस पे? प्रैक्टिस पे। आ जाओ।
एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने आ रही है, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। द PQR पार्टनरशिप हैज़ 3 पार्टनर्स। PQR द पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड द फॉर द रेजुअल प्रॉफिट और लॉस, यानी कि जो रेजुअल प्रॉफिट या लॉस बचा है बांटने के लिए, टू बी शेयर्ड बिटवीन दैम इन द रेशो ऑफ 4:3:2, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है बोलो भाई 4:3:2। आफ्टर अलाउिंग ए नोशनल सैलरी ऑफ 30,000 टू आर, सैलरी कितनी मिलेगी आर को बोलो भाई 30,000, और टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 3,45,000। अब इसका एक फॉर्मेट आपने फॉलो करना है, ठीक है। फॉर्मेट मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ, सब अपने पास हेडिंग डालने हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। हमारा बेटा डायरेक्ट करना नहीं है ना, हमने एक पैटर्न पे सारी चीज़ें सॉल्व करनी है, ताकि आगे जब इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड हो ना तो हम उसको मैनेज कर सकें, ठीक है। चलो ये हमारा फॉर्मेट हुआ करेगा। जितने भी पार्टनर्स होंगे हर पार्टनर का एक कॉलम बन जाएगा और आखिरी कॉलम बन जाएगा टोटल का, ठीक है। और यहाँ एक पहला एक और कॉलम ऐड होगा एडिशनल, इसे हम कहेंगे पर्टिकुलर्स, जहाँ हम लिखेंगे हमने किया क्या है, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है जो बांटने के लिए अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है बताओ प्रॉफिट। हाँ जी 3,45,000, 3,45,000। चलो अब ज़रा मुझे बताओ कि वो कहता है कि प्रॉफिट में बांटूंगा लेकिन पहले 30,000 की सैलरी आर को दूंगा, तो मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ सैलरी टू आर, कितना 30,000, कितनी 30,000, तो 30,000 आर भाई के पास जाके मैं ऐड कर दूंगा और 30,000 यहाँ से मैं लेस कर दूंगा, 30,000 आर भाई के पास जाके ऐड कर दूंगा और टोटल में से लेस कर दूंगा। मुझे बताओ कि मेरे पास एप्रोप्रिएशन के लिए कितना पैसा अवेलेबल है 3,15,000। ये जो 3,15,000 है ना, ये मैं कहूँगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन। इसको लिखो ना लिखो मसला नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ ये होता क्या है, ठीक है। 3,15,000, अच्छा ओके। अब मैं क्या कर दूंगा डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा पार्टनर्स को इन द रेशो ऑफ 4:3:2। प्रॉफिट कैसे कर दूंगा भाई 4:3:2 बोलता हूँ बचपन से ना, 2:2 बोलने यार इसको, इस 2 बोलते हैं ना। चलो ज़रा बताओ 3,15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 9, ऐसे ही होगा ना, कितना आ रहा है 1,40,000 आ रहा है। सही बोल रही है, सही बोल है आए। मैंने कैसे किया चलो मैं बताता हूँ, मैं आपको मैं काम करता हूँ, मैं माजरत हुआ हूँ, मुझे इसकी वर्किंग करानी चाहिए थी, मैं वर्किंग करा देता हूँ। वर्किंग 1 नहीं यार मेरा दिल तोड़ दिया तुमने, नहीं यार अब तो नहीं यार, नहीं यार। वो जो बचपन में हम करते थे ना रेशो का सवाल सॉल्व, मुझे बताओ सम ऑफ रेशो कितना आ रहा है बच्चों, कैसे सर ये कैसे आया 4 + 3 + 2 9, ठीक है। PQR क्या, हाँ। चलो कितना भाई 3,15,000 मल्टीप्लाई बाय 4/9 मल्टीप्लाई बाय 3/9 मल्टीप्लाई बाय 2/9 कितना भाई 1,40,000। 1,40,000 1,00,000 और 70,000
कितना हो गया बोलो भाई, 3/15 पूरा हो गया। ये 0 हो गया। बताओ इसके हिस्से में कितना आया, 1/40, इसके हिस्से में 1/5 और इसके हिस्से में 1/10। 70 बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? कौन था ये 70 वाला? बेटा मामा हर चीज़ की पिक्चर नीली नहीं होती, कुछ लिखना भी होता है, हाथ चलाने होते हैं। हर चीज़ की पिक्चर, हर चीज़ की पिक्चर। एक 10 क्यों बनेगा? क्योंकि 70, अच्छा 70 और 300, सॉरी 1 सेकेंड, सॉरी, हेलो मालिक एक गलती हो गया है, ठीक है। क्या हुआ, क्या कर रही है? कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, लेट को किया करो, टेंशन नहीं है, दोस्त हैं। चलो डन है। सवाल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गई आपसे? कोई मसला, कोई परेशानी? चलो एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करो। हाँ खुद करनी, क्या तो क्या मजदूर आएंगे करवाने के लिए? खुद करनी है भाई। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, 2:55 कंप्यूटर की घड़ी में हो रहा है, बल्कि अल फजर की घड़ी में हो रहा है 2:58, तो 3:02 पे मैं चेक करूँगा, ठीक है, सबसे हो जानी चाहिए अंदर, ठीक है। और मॉर्निंग टाइम के अंदर भी एज अर्ली एज 8:30 या 9 से स्टार्ट करूँगा, 10:30 पौने 11, 9 से 11 भी हो सकती है, 9 से पौने 11 भी हो सकती है। जिस दिन फम जाना हुआ उस दिन 10:30 तक मैक्सिमम ऑफ, और जिस दिन नहीं जाना हुआ, मतलब यहीं से काम करता हूँ वैसे तो, करूँगा यहाँ से, तो 11 तक क्लास, ताकि सुबह के स्लॉट में लेकर तुम लोग को फारिग कर दूँ। हाँ जी, सुबह क्या बताया तो है, 9 से 11 के दरमियान वो स्लॉट होगा मेरा, और 9 से 11 के स्लॉट में तुम लोग को इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। सवाल हो गया, क्या आंसर आ रहा है? 30, 40, 30। अच्छा, रिस्ट सम ऑफ रेशो कितना आ रहा है? 5। अच्छा सवाल डिस्कस करें पहले। अच्छा यार बातें बंद, चन्नू मुन्नू प्लीज़ बातें बंद। शो हाउ द प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स। ए बी और सी पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कितने में? 2-2-1 में। बी को सैलरी मिलेगी 10,000, सी को सैलरी मिलेगी 15,000 पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है? पर ईयर। डन। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज रुपीज़ 1,00,000। तो सबसे पहले मैं 1,00,000 रुपये रखूंगा, माइनस करूंगा 10 और माइनस करूंगा 15, ये कितना हो जाएगा? 25। 25 माइनस करूंगा 75 बच जाएगा। तो 75 को मैं बांटूंगा किस में? 2-2-1 में। डन। 30-30 सॉरी 30-40 और 30। डन, पक्का ऐसे ही किया सबने? चलो शाबाश, वेरी गुड, प्राउड फील कराया आपने, प्राउड। चलो सवाल नंबर 3 शुरू हो जाओ। चलो भाई मैं डिस्कस कर रहा हूँ यार, आ जाओ। क्लास में किस किसने कर लिया? हमारा के अलावा हो गया, तुम्हारा भी हो गया। क्या आ रहा है वजी आंसर? 30, 48 और 17। चलो सबका यही आ रहा है, पता नहीं सही आ रहा है नहीं आ रहा, देखेंगे ना। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिक्वायर्ड शो हाउ प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनरशिप DEF हैज़ 3 पार्टनर्स DE एंड F। पार्टनर डी ने कंट्रीब्यूट किया है 1,00,000, पार्टनर ई ने किया है 1,20, पार्टनर एफ ने किया है 60,000। दे हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द फॉलोइंग वे। पार्टनर डी को सैलरी दी जाएगी 4,000 की, पार्टनर ई को सैलरी दी जाएगी 7,000, ठीक है। तमाम पार्टनर्स को 5% सूद मिलेगा ऑन द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। जो बचेगा वो शेयर किया जाएगा 3, 5 और 2 के शेयर में, यानी कि सम ऑफ रेशो क्या आ रहा है? 5, 6, 7, 8 और 2 10। द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर द ईयर 95,000। और ये तो 3 एडजस्टमेंट्स हैं, सॉरी ये जो 2 एडजस्टमेंट है मैं क्या कहूँगा? नोशनल। क्या कहूँगा बोलो भाई? नोशनल एडजस्टमेंट्स है। अच्छा सबसे पहले मैं काम करता हूँ, प्रॉफिट लिख देता हूँ 95,000 का, ठीक है। डन, तो 95,000 का प्रॉफिट लिख दूंगा, क्लियर। अच्छा फिर कहता है कि तीनों को सैलरी, सॉरी डी को सैलरी मिलेगी और ई को सैलरी मिलेगी 4,000 की और 7,000 की। क्या ये पर मंथ है? क्या ये पर ईयर है? नहीं लिखा हुआ ना, तो बस 4,000 ही लिखूंगा।
हाँ, अगर पर मंथ कहता तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता। डन। तो 4000 इसको मिलेगी, 7000 इसको मिलेगी, टोटल में 11000 माइनस कर दूंगा। डन। अच्छा, फिर क्या होगा, कहता है कि तमाम पार्टनर्स को 5% मिलेगा इंटरेस्ट ऑन दी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो इसने 1 लाख लगाया, इसका 5% कितना, बोलो भाई 5000, इसका 5% कितना, 12,560, 6000 होगा, ऐसे ही है। और इसका 3600 रुपये होगा मेरे ख्याल, कितना कितना, अच्छा 5% है, सॉरी 5% ना, हाँ फिर 3000 होगा, ठीक है। डन। अच्छा, तो कितना कितना हो गया, बोलो भाई 5000 और 6000 और 3000, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा जनाब, 5000 इसको, 5000 का इंटरेस्ट इसको, 6000 का इंटरेस्ट इसको, 3000 का इंटरेस्ट इसको, और 4000 माइनस कर दूंगा। मुझे बताओ बच्चों पीछे कितना बचा, 95,000 में से 11000 माइनस और 14000 माइनस, कितना बचा, 70000। अब 70000 वो रेजिडुअल प्रॉफिट है जो मैं बांटूंगा, दैट इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशो ऑफ 3:5:2। अच्छा, अब ये सर ये आंसर कैसे आया, ये 21 और ये 35 और ये 14 कैसे आया, हमें नहीं पता यार, आप करवाओ। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, मैं 70000 मल्टीप्लाई बाय क्या रेशो था, 3 और 3:5:2 ना, तो 3/10 मल्टीप्लाई बाय 5/10 मल्टीप्लाई बाय 2/10 कर लो ज़रा, क्या आंसर आ रहा है, बोलो भाई 21,000, 35,000, 64,000, 70 माइनस हो गया पूरा, पीछे कुछ भी नहीं बचा। और इनके हिस्से में अगर मैं तुमसे पूछूं एट दी एंड क्या क्या आया तो बता सकते हो, हाँ भाई इसके हिस्से में 30,000, इसके हिस्से में 41,000 और इसके हिस्से में 14,000 रुपये आ गए। ये गलत लिखा हुआ है, हाँ एक सेकंड, क्या क्या गलत लिखा हुआ है बताना। 48 और 17, हाँ 24, ये क्या है भाई, ये सही है, ये क्या है, नेक्स्ट वाला 48, और ये 17, अच्छा सॉरी ये मैं करेक्ट कर लेता हूँ, कितना हुआ ये 48 और ये 17, ठीक है गुड, वो तब है गलती हो गई होगी, चलो देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करो जल्दी फटाफट, ये अगले 5 मिनट में हो जानी चाहिए। यार एक काम तो करना, तुम्हारा नाम क्या है, हाँ इसका चार्जर हिल गया, सही कर दो। हाँ गुड, थैंक यू, जाओ पीछे बैठ जाओ इसी बात पे। कितना कितना आ रहा है, 49, 382, 274, यही आ रहा है। चलो सवाल पढ़ते हैं। कहता है GHI पार्टनरशिप के अंडर हैं, तो मैं क्या करूं, प्रॉफिट आया है कितना 11,46,000, पार्टनर जी ने कंट्रीब्यूट किया है 5 लाख, H ने किया है 4 लाख और I ने किया है 3 लाख। द पार्टनर्स हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द फॉलोइंग वे, H को मिलेगी सैलरी 50,000 की, I को मिलेगी लाख रुपए की, तीनों पार्टनर को 8% पर एनम का सूद मिलेगा और जो बचेगा वो 3:1 के रेशो में बढ़ जाएगा। ये तो पिछले जैसा सवाल है, ऐसा ही है। चलो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना आया था, 11,46,000 रुपये का आया था, ठीक है। सैलरी मिल गई थी, लड़कों यार बातें नहीं करो ना प्लीज़ यार, तुम लोगों को कितनी दफ़ा बोलूँगी बातें नहीं किया करो क्लास में। सैलरी कितनी है 50,000 की और लाख की, 1.5 लाख की सैलरी आ गई, इंटरेस्ट आ गया 8%, कैपिटल कितना कितना था बताओ, 5 लाख पे 8% 40,000, फिर अगला, हाँ जी 4 लाख कैपिटल पे 32,000, फिर 3 लाख कैपिटल पे 24,000, 96 आ गया, बचा क्या बांटने के लिए 90,000, जो हमने बांट दिया 3:2 सॉरी 9 लाख रुपए बच गए, तो 3:2 के रेशो में बढ़ गया, कितना बन गया 3 2 5 और 1 6। अगर बांटना हो तो कैसे बांटूंगा, 3/6 मल्टीप्लाई बाय 2/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6,
यही आ रहा है, टोटल सही आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है मालिक का कि हमारा टोटल सही आ रहा है। डन, पक्की बात है। किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? इतना आसान तो है, इजी इजी है यार ये तो। चलो शाबाश। अगर आप लोगों को लगता है कि तुम लोग मुझे प्रेशराइज करके ऑफ करवा लोगे तो ऐसा नहीं होगा। आज सवाल सॉल्व करो। अच्छा, अभी आईटीबी कब से कब तक है? 3:30 से 5। 5, 5:30 तक है। अच्छा, अगर मैं अभी ब्रेक ना दूं और आईटीबी असर पे ऑफ करवा दूं, ठीक है? अग्रीड है। अगर अभी ब्रेक ना दूं, ठीक है, बिजनेस पढ़ना है ना, ठीक है, इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को अलग से पढ़ाऊंगा। चलो सवाल सॉल्व करो जल्दी। यार तुम्हें मैंने एक बार छोड़ा है, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही है। सवाल सॉल्व करो। देखता हूँ कौन नहीं कर रहा। ये मज़े का सवाल है ना यार, ड्राइंग भी आ रही है इसमें। ड्राइंग रूम है ये, सीधे बैठो, सवाल सॉल्व करो। शाबाश। वहाँ बेटा मोबाइल रख दो, ठीक है, बैग में डाल दो। शाबाश। कैलकुलेटर है ना आपके पास? क्या चीज़? देखो ड्राइंग कैपिटल को कम करती है ना। प्रॉफिट में से क्यों माइनस होगी? ड्राइंग इनके हिस्सों में से माइनस होती है, याद है ना? तो जो भी इनका हिस्सा बकरा बन रहा होगा ड्राइंग माइनस कर देना। पहले कर देना, पहले कर देना, कोई मसला नहीं। हाँ, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो ऐड बैक हो जाएगा। चलो करना तो शुरू करो, सॉल्व कर लोगे इंशाल्लाह। करो करो, शुरू करो। मेरी शक्ल पे नहीं करना, नीचे करना है, नीचे देखो मेरी शक्ल पे। मिनट और ले लें आप। हो गया, डिस्कस कर लूं। उमामा, ईमान, ईमान था ना नाम? क्या नाम था इसका तुम्हारा? हाँ, इफ्रा नाम था। नहीं, ईशा, आगे पीछे ही था ना। अच्छा, और आप? मलाइका, हो गया? क्या बात है, आओ। अच्छा लड़कों यार, अब बातें बंद, अब डिस्कशन होती है ना, फिर बातें करते हो ना, फिर मुझे मज़ा नहीं आता। चश्माटू उठो, आ गया हो। हाँ आ गया हो। आवाज़ लगा रहा हूँ कि बातें नहीं करो, फिर भी बातें कर रहे हो यार। अब नहीं करना बात, ठीक है? चलो, गुड बॉय। रिक्वायर्ड, शो हाउ द पार्टनरशिप प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स एंड ऑल्सो प्रिपेयर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। यानी कि टी अकाउंट बनाने जो मैंने समझाए थे। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 5, there are 3 partners in ABC partnership, A, B and C. The capital account of the partners at the beginning of the year and drawings of each partner were as follows. A ने 1 लाख रुपए लगाए, 20,000 रुपये ले गया। 2 लाख लगाए, 25,000 ले गया। 1,60 लगाए, 40,000 ले गया। प्रॉफिट जो कमाया वो था 97,050 रुपये। डन। प्रॉफिट शेयरिंग अग्रीमेंट क्या था? पार्टनर ए को सैलरी मिलनी थी 17,000 की, पार्टनर सी को सैलरी मिलनी थी 15,000 की। द पार्टनर्स पे देम सेल्फ इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। हाउएवर पार्टनर्स आर ऑल्सो चार्ज इंटरेस्ट, हाउएवर पार्टनर्स आर ऑल्सो चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 7% पर एनम।
जो बचेगा रेजिडुअल प्रॉफिट वो बढ़ जाएगा 1:3 के रेशो में। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट लिखूंगा। कितना बोलो भाई, प्रॉफिट कितना है 97,050। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा और प्रॉफिट लिख दूंगा भाई कितना 97,050, ठीक है। फिर क्या करूंगा, मैं सैलरी भी पहले माइनस करता हूँ, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पहले माइनस करता हूँ, कुछ भी करता हूँ। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लें, कोई मसला नहीं है। मुझे बताओ ड्राइंग किसने कितनी की है, 20,000 की, 25,000 की, 40,000 की। अगर मैं इसका 7% निकालना शुरू करूँ तो कितना बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 7%, कितना 14,000, सॉरी 1400। अच्छा, इसका 7% 1750, इसका 7% 2800 रुपये, डन। तो एक काम करता हूँ, इनके हिस्सों में से ये माइनस करता हूँ और फर्म का प्रॉफिट बढ़ा देता हूँ। इनके हिस्सों में से ये माइनस करता हूँ और फर्म के प्रॉफिट को फायदा देता हूँ। 1400, 1750, 2800। तो देखो 1400 इसके हिस्से में से काट दिया, 1750 इसके हिस्से में से काट दिया, 2800 इसके हिस्से में से काट दिया और फर्म का प्रॉफिट बढ़ा दिया। तो मुझे बताओ फर्म का नया बढ़ा हुआ प्रॉफिट कितना आया, 1,03,000। कैसे, 97,000 पुराना और ये नया। अब ये बटेगा, मतलब इसमें से कुछ कटौती होगी फिर बटेगा। आओ, ए की सैलरी है 17,000, सी की सैलरी है 15,000। ए की सैलरी है 17,000, सी की सैलरी है 15,000, ये 32,000 माइनस हो गया, डन। फिर कहते हैं द पार्टनर्स पे देमसेल्फ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो 5% इंटरेस्ट ना, तो ये कितना आ जाएगा बोलो भाई, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 5,000, इसका आ जाएगा कितना 10,000, ऐसा ही है। इसका आ जाएगा 60,000, 8,000, डन। चलो 5,000, 10,000 और 8,000। मुझे बताओ डिस्ट्रीब्यूशन कितने की हो गई, 23,000 की। मज़ीद कितना बच गया, 48,000। ये जो 48,000 प्यारे बच्चों, जो ये 48,000 बचा है, इसे मैं क्या कहता हूँ, इसे मैं कहता हूँ रेजिजुअल प्रॉफिट। इसे मैं क्या कहता हूँ, रेजिजुअल प्रॉफिट। द प्रॉफिट इज लेफ्ट विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर दी नोशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड रेजिजुअल प्रॉफिट। एमसीक्यूज में आ सकता है ना। ज़रा बताओ 132 में बांट दूँ, कितना सम ऑफ रेशो आ रहा है, 3, 2, 5 और 1, 6, 132 मल्टीप्लाई बाय 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/6 मल्टीप्लाई बाय 2/6, कितना आ रहा है बताओ, 8,000, 24,000, 16,000। कितना बच गया पीछे, बताओ किसको कितना मिला, सही आ रहा है आंसर, चलो शुक्र है। कितना 28,600 इसको, 32,250 इसको, 36,200 इसको। अगर ये बोल रहे हैं मुझे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बना के दो, तो वो मैं टेबुलर फॉर्मेट में भी बना सकता हूँ और मैं टी अकाउंट की फॉर्म में बना सकता हूँ। आओ, इसने टेबुलर फॉर्मेट में बना दिए। मुझे बताओ किसने कितना, अच्छा फॉर्मूला तो सेम है ना, कैसे बनेगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। अगर टी अकाउंट की फॉर्मेट में बनाना चाहूँ तो कोई ना कोई ओपनिंग यहाँ लिख रहा हूँ, कोई ना कोई ओपनिंग होगा, कोई ना कोई प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, कोई ना कोई ड्राइंग लेस हो जाएगी, ऐसा ही है, ड्राइंग भी लेस हो जाएगी, और जो इंटरेस्ट पे किया होगा ड्राइंग पे वो भी लेस हुआ होगा। लेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी लेस हुआ होगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगी, मतलब जो भी नोशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। चलो यहाँ मैं नोशनल लिख देता हूँ, यहाँ सारी नोशनल चीज़ें ऐड हो जाएंगी और कुछ कर आके एंड में क्या आ रहा होगा, कैरी डाउन बैलेंस आ रहा होगा। चाहूँ तो ऐसे बना लूँ, चाहूँ तो मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बना लूँ लिख के, चाहूँ तो मैं स्टेटमेंट फॉर्म में बना लूँ। आओ, तो सॉल्यूशन के अंदर स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया गया है। कोई मसला तो नहीं है इसको देख के, डर तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा भाई, कुछ भी नहीं है भाई। ओपनिंग कितना था, सवाल के अंदर गिवन था 1 लाख, 2 लाख, 1,60,000, ठीक है। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया, ये कहाँ से आया भाई, ये यहाँ से आया, ये बिल्कुल ऊपर से आया है, ये रहा 28,600, 32,250 और 36,200, ये यहाँ से आया है, डन। अच्छा ड्राइंग कहाँ से आई है भाई, ड्राइंग कहाँ से आई है, ड्राइंग यहाँ से आई है, सवाल से आई है ना। अच्छा वो ऊपर निकल गया, वरना तीर इतना लंबा आएगा नहीं ना यहाँ पे, ठीक है। ड्राइंग सवाल में क्या मैंने बोलो कितनी, 20, 25 और 40। तो 20,000 की ड्राइंग ये रही, 25 की ये रही, 40 की ये रही, कितना हो गया 85।
मुझे बताओ कि किस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा रह गया एंड में, इतना रह गया, क्लियर है। 1,08,600, 2,07,250, 1,56,200। किसी का कोई मसला, किसी का ये सवाल गलत हुआ तो मुझे बताओ, शर्म की बात नहीं है। क्या चीज़? हाँ, रेट लगाकर, वो तो देखो दो चीज़ें थी ना, एक थी ड्राइंग, एक थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग इनके अपने हिस्से को कम कर देगा, ड्राइंग इनके अपने हिस्से को कम कर देगा, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी इनके हिस्से को कम तो करेगा, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा देगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? वो पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स में ऐड बैक हो जाएगा। डन, पक्की बात है। चलो अच्छा, अब अगर मैं, मेरे लैपटॉप ने भी ना आज कलमा पढ़ लिया शायद, इसको मैं खुद से ही करता हूँ। डन, चलो रिक्वायरमेंट आ रही है एग्जाम्पल नंबर 6 की। वो कहता है कि शो हाउ द प्रॉफिट्स शुड बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स एंड शो देयर कैपिटल अकाउंट एज एट द एंड ऑफ द ईयर। चलो XYZ आर इन अ पार्टनरशिप, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ये रहे और ड्राइंग इनकी ये रही। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 19,44,000। कहते हैं द पार्टनर पे देम सेल्फ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। दो रिजल्ट प्रॉफिट बचेगा वो 4:3 के रेशो में बढ़ जाएगा। चलो सॉल्व करो, शाबाश। अब कोई ऑफ का नहीं बोल रहा, सबको पता नहीं होगा, डर का माहौल होना चाहिए। ग्रिंड करूंगा बेटा, अकाउंट्स की क्लास में मैं ग्रिंड करूंगा तुम लोगों को, क्योंकि घर जाके नहीं करते हो। पूरी फिल्म खत्म हो गई, फिर पूछ रहा है सैयारा में हीरो का नाम क्या था? क्या बोल रही हो? हाँ हाँ, बाल भी बना दो। कर चुके सर। क्या ये बंद क्यों कर रहे हैं? मैंने क्लास थोड़ी ना ऑफ करी है। नहीं नहीं, ऐसी हो सर, आपके आते इन्होंने चीज़ें बंद कर दी। ठीक है, अच्छा चेंज फील होगा। चलो ये एग्जाम्पल नंबर 6 तुम लोगों का होमवर्क है। और नहीं सर, नहीं सर, ख़त्म। एग्जाम्पल नंबर 6 तुम लोगों का होमवर्क है। आज के लेक्चर को इधर करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला हिला के करते रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 6 को होमवर्क करके आएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एग्जाम्पल नंबर 6 होमवर्क है आपका। सर कौन सी गेम आप खेलते हैं? मैं खेलता हूँ क्रिकेट 26 आ गया अब तो, रेसलिंग 26, F26, ठीक है, सारे स्पोर्ट्स गेम्स। चलो अल्लाह हाफ़िज़।